ओके, आई होप रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। हाँ, स्टार्ट हो गई है। चलिए, और किसी ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक क्लास? अरे वो फेस्टिवल्स चल रहे हैं ना, दशहरा दिवाली आ गई है तो थोड़ा सा लोग बिजी हो गए हैं। और किरण और मैं, हम लोग तो 2 दिन से लगातार वीकेंड पे काम ही कर रहे हैं ऑफिस का, तो मे बी शी इज बिजी, इसलिए नहीं आई होंगी। चलिए, तो ये हमारा था ऑर्डनरी लिस्ट स्क्वायर। चलिए पिक करता हूं। अब देखिए दूसरा जो तरीका है, यानी अब तो इतना समझ में आ गया होगा कि हम कॉफिशिएंट एस्टिमेट कर रहे हैं, है ना, लीनियर रिग्रेशन में। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है इस कॉफिशिएंट को एस्टिमेट करने का? वो है स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। और स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जो है, डीप लर्निंग में जब न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करते हैं तो हम स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करते हैं बेस्ट कॉफिशिएंट को निकालने में। सिमिलरली हम इस लीनियर रिग्रेशन में भी जो मशीन लर्निंग के स्ट्रेट फॉरवर्ड मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है, वहां भी स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर सकते हैं। इसके लिए एसके लर्न में, जैसा कल आपने देखा था कि लीनियर रिग्रेशन नाम का फंक्शन था, सिमिलरली एसजीडी रिग्रेसर और एसजीडी क्लासिफायर फंक्शन बेस्ड स्टोकास्टिक ग्रेडियंट। चलिए, तो ये तो देखिए मैंने कल जो चीजें इतनी डिटेल में इसलिए करवाई ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है कि लोग डेटा साइंटिस्ट बन जाते हैं लेकिन उन्हें इस चीज का अंदाजा ही नहीं होता कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं। तो यह चीज बहुत, इस चीज को स्टैब्लिश करना बहुत आवश्यक है कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं मशीन लर्निंग के नाम पे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब चलिए, अब अब हम स्क्रैच से समझते हैं कि मशीन लर्निंग में क्या क्या टर्म्स हैं। कल कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे, इनपुट, टारगेट, वेट्स, कॉफिशिएंट, कॉस्ट फंक्शन, हाँ, फीचर्स। अब आते हैं इस चीज को स्क्रैच से समझते हैं। चलिए देखिए, हम जो है ना मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला वो जो पैरामीट्रिक है और दूसरा वो जो नॉन पैरामीट्रिक है। अब देखिए, इसको समझना इस तरीके से है कि पैरामीट्रिक जिसमें पैरामीटर्स है, मतलब कि हर वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जिसे हम बहुत आसानी से एक फार्मूले में, यानी y इज इक्वल टू fx के फॉर्म में लिख पाते हैं, वो पैरामीट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कहलाते हैं। और जो एक फंक्शनल फॉर्म में नहीं है, नो फंक्शनल फॉर्म, वो नॉन पैरामीट्रिक कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको एक प्रॉपर ढंग से देखते हैं कि एमएल के एल्गोरिदम, इसको मैंने पहले डिवाइड किया पैरामीट्रिक में, और दूसरा हिस्सा क्या है, नॉन पैरामीट्रिक। हर वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो एक फंक्शनल फॉर्म में लिखा जा सके, फंक्शनल फॉर्म में वो पैरामीट्रिक कहलाया, और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नो फंक्शनल फॉर्म, यानी फंक्शन में हम उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, प्रेमदा, मेरी आवाज खुद ही को रिटर्न होकर सुनाई दे रही है। अच्छा, नहीं मेरे को तो साफ आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। अच्छा, फंक्शनल फॉर्म क्या हुआ, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू 2, यहां पे क्या हुआ, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 एंड सो ऑन। और यहां पे कोई फंक्शनल फॉर्म नहीं है, हम इसमें कोई एक मेथड या रूल डिवाइस करते हैं। चलिए, ये हो गया।
पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। अब देखिए, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के ना, अब इंटरव्यू पूछेगा कि ये पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो देखिए, पैरामीट्रिक का ड्रॉबैक है, नहीं, इसका ड्रॉबैक है, इट नीड्स डेटा प्रिपरेशन। ये बहुत सारा ज्यादा डेटा प्रिपरेशन चाहिए होता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था, ये बेसिक अजम्पशन क्या, कि इनपुट और आउटपुट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए, डेटा आईआईडी होना चाहिए, नो मल्टीकोलिनियरिटी होनी चाहिए, एरर शुड बी रैंडम एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसका जो है बेनिफिट क्या है कि नो डेटा प्रिपरेशन रिक्वायर्ड। इसमें हमें डेटा को बहुत प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा देखिए, ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक ये है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ड्रॉबैक था। अब इसके फायदे क्या हैं? ये से बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए। ये एक एक लाइन इसलिए बता रहा हूं कि वन लाइनर आप लिख लेना प्रियवदा, या इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट लेना, इसे रटना है फटाफट। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा टू गेट गुड रिजल्ट। और इसमें क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा से अच्छा रिजल्ट नहीं चाहिए होता है। इसमें रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करना होता है, बार बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर्ड, जिसको बोलते हैं एनसेम्बल एल्गोरिदम। सब डिटेल में बताएंगे और कराएंगे। छोटे अमाउंट ऑफ डेटा से भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इसको दूसरे शब्दों में कहें कि लेस वेरिएंस, इसके रिजल्ट्स में बहुत कम वेरिएंस होता है। इसमें हाई वेरिएंस, बहुत ज्यादा वेरिएंस होता है, यानी डेटा में थोड़ा सा चेंज आया तो बहुत ज्यादा रिजल्ट वेरी कर जाता है। अब इसके नाम क्या है? अब पैरामीट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या हो गए? जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, एलडीए, सपोर्ट वेक्टर मशीन, सपोर्ट वेक्टर मशीन को भी इसमें। यहां पे हमारे क्या एल्गोरिथम है? डिसीजन ट्री, के नियरेस्ट नेबर, एंड नेव बेस, एटसेट्रा। ठीक है, ये एल्गोरिदम है। तो देखिए, पहला हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के जो तरीके हैं उन्हें देखिए हमने दो भागों में डिवाइड किया। क्या? पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। प्रियमदा, इस पे कोई सवाल है पूछिए, नहीं तो इसको डिलीट करके मैं दूसरा शुरू करूंगा। नहीं, इसको हम लोग आगे करेंगे ना और डिटेल में। हाँ हाँ, ये तो एक टर्म्स को जानना जरूरी है, सब कुछ करेंगे डिटेल। हाँ ठीक है, फिर आप इसकी रिकॉर्डिंग भी तो अपलोड कर देंगे। हाँ हाँ, कल की भी रिकॉर्डिंग अपलोड कर हाँ दी है मैंने। ठीक, हाँ तो फिर ठीक है, इसको बढ़ा सकते हैं आगे। चल, ये पहला तरीका था। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को हम फिर से डिवाइड कर रहे हैं कि किस तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, जो एक्चुअली वास्तव में हम जो रियल लाइफ में जब मॉडल बनाते हैं तो उस वक्त हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को दो भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों। पहला है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, और दूसरा है दोस्तों अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। सुपरवाइज उसे कहते हैं जो मेरे डेटा में टारगेट, जस्ट सेकेंड, थोड़ी थोड़ी, जिसमें टारगेट कॉलम अवेलेबल होता है, मतलब। और अनसुपरवाइज जिसमें टारगेट है ही नहीं, टारगेट कॉलम नहीं होता है, टारगेट कॉलम कट कर दिया ये मैंने।
टारगेट कॉलम का मतलब ये हुआ कि मेरे पास मुझे एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, मुझे डेटा दिया गया क्रॉनिकल हार्ट डिजीज का। मुझे ये आर्मी रेफरल हॉस्पिटल से आया। आर्मी रेफरल हॉस्पिटल दिल्ली में भी है और ये पंजाब में फिरोजपुर है। ये फिरोजपुर से आया डेटा। उसमें क्या था, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, लोगों का ब्लड प्रेशर देखा, पल्स रेट देखा और 2-3 और टेस्ट की रिपोर्ट्स देखी। और उन्होंने ये देखा कि किसको क्रॉनिकल हार्ट डिजीज है, किसको क्रॉनिकल हार्ट डिजीज नहीं है। तो इतने कॉलम दिए। जब इतने कॉलम दिए तो उन्होंने मेरे सामने यह बात रखी कि इसकी आधार पर एक मॉडल बनाना है कि मैं उनका कुछ टेस्ट करूं और बता दूं कि आपको क्रॉनिकल हार्ट डिजीज है कि नहीं है। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा डेटा आप कलेक्ट करके लाए। आपने इसको सुपरवाइज किया, मतलब हमारे पास टारगेट कॉलम भी है कि कैंसर क्रॉनिकल हार्ट डिजीज है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक और ओपन कर लेता हूं, जस्ट। तो मैंने क्या किया कि ये तो बहुत अच्छा है। आपकी बिजनेस प्रॉब्लम क्या है? टू चेक, टू प्रिडिक्ट वेदर टू प्रिडिक्ट वेदर ए पर्सन हैज क्रॉनिकल हार्ट डिजीज और नॉट। तो आपके डेटा में एक कॉलम है कि इसको क्रॉनिकल डिजीज है कि नहीं है, यस नो यस नो। और हर एक बंदे का आपने पल्स रेट रख रखा है, ब्लड प्रेशर था और 3-4 टेस्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको टारगेट कॉलम बना दिया और इन सारे कॉलम को इनपुट में, और इस टारगेट यानी y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 ये मैंने फिट कर दिया, है ना। जब आपके डेटा में टारगेट कॉलम, जो आपकी बिजनेस प्रॉब्लम में प्रिडिक्ट करना है, वो टारगेट कॉलम अवेलेबल होता है, तो हम उसे कहते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग यहां यूज होगी। और ये बड़ी रिलायबल होती है सुपरवाइज, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है क्योंकि एक्चुअल पता है हमें उसकी बेसिस पे। भाई अगर किसी ने कहा कि 6 महीने पहले 5 बजे बारिश का कुछ अनुमान था, लेकिन यही नहीं पता हो कि हुई कब थी, वो तो इतिहास का समय है। एक्चुअल भी पता हो तो हम बता सकते हैं कि आप कितने सही और कितने गलत हैं। तो सुपरवाइज डेटा उसे कहते हैं जिसमें टारगेट कॉलम अवेलेबल हो, जैसे हमारे यहाँ पे ये वाला कॉलम अवेलेबल था कि क्रॉनिकल हार्ट डिजीज है या नहीं है। तो मैं देखा उसका पल्स रेट हाई था, ब्लड प्रेशर हाई था, इसको क्रॉनिकल हार्ट डिजीज है। इसका पल्स रेट कम था, लो था, इसका ब्लड प्रेशर मीडियम रेंज में था, इसको क्रॉनिकल हार्ट डिजीज नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक आदमी को बुलाऊंगा, उसका पल्स रेट नापूंगा, ब्लड प्रेशर नापूंगा और अपना वही y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 पल्स रेट प्लस बीटा 2 ब्लड प्रेशर इसका डाल दूंगा और ये बता देगा कि यस या नो। तो क्या होता है कि सुपरवाइज लर्निंग जिसमें टारगेट कॉलम अवेलेबल होते हैं, वो सुपरवाइज करता रहता है डेटा को कि तुम कितना सही हो कितना गलत हो। उसी आधार पे हम बेस्ट कोफिशिएंट्स को ट्यून करते हैं। तो हर वो डेटा जिसमें आपकी बिजनेस प्रॉब्लम जो प्रिडिक्ट करनी है उसका कॉलम अवेलेबल हो, तो आपका डेटा सुपरवाइज डेटा है। और आप सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करते हो जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों हो, यानी टारगेट और इनपुट हो, तब टारगेट के साथ इनपुट को मैच करा के आप मॉडल बना लेते हो, है ना। ये कहलाया दोस्तों सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। अब देखते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या है। तो दोस्तों लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, डिसीजन ट्री है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, के नियरेस्ट नेबर है, ये सब है। अब आपकी बात आती है तो फिर अनसुपरवाइज किसे कहें। अब अनसुपरवाइज उसे कहेंगे
जो आपकी बिजनेस प्रॉब्लम है, जो आपका प्रिडिक्ट करना है, वो कॉलम टारगेट जिसको आप कह रहे हैं, है ना, वो नॉट अवेलेबल है, उसको तो दिया ही नहीं है। अब बड़ी समस्या है कि अरे हमको प्रिडिक्ट क्या करना है। ऐसी अवस्था में जब हमारा टारगेट कॉलम अवेलेबल नहीं होता है मेरे डेटा सेट में, तो हम कहते हैं अनसुपरवाइज। सुपरवाइज मतलब क्या? टीचर जो ऑब्जर्व कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है कि तुम सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। और यहाँ पे अनसुपरवाइज, यहाँ पे सुपरवाइज करने वाला है ही नहीं कि तो तुम कह रहे हो वो सही होगा कि गलत होगा, इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। यानी 6 महीने के पहले लोगों ने जो प्रिडिक्शन की थी वो डेटा तो है, लेकिन एक्चुअल ही नहीं है। तो कैसे देखें कि सही हुए कि गलत हुए? तो ऐसे को कहते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, या डेटा उस पे जो लगाए तो उसको अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कहते हैं, है ना। इसमें क्या है कि मान लीजिए दिया गया, मेरे पास एक कॉलम था ए, इसमें क्या था? शेप दिए हुए थे। बी नाम का कॉलम था, इसमें कलर दिया हुआ था। सी नाम का कॉलम था, इसमें टेस्ट दिया हुआ था। तो मैंने इनकी बेसिस पे इनको क्लस्टरिंग की। अब इसमें जो टेक्निक होती है उसको क्लस्टरिंग बोलते हैं। क्लस्टर मतलब गुच्छे बनाना। गुच्छे मतलब एक ग्रुप में, यानी ग्रुप्स बनाना, और एक ग्रुप में होमोजीनियस ग्रुप्स को लेना, यानी सिमिलर। तो हो सकता है शेप, कलर और टेस्ट की बेसिस पे मैंने क्या देखा कि एक मेरा ग्रुप बना एप्पल का, एक ग्रुप बना बनाना का, एक ग्रुप बना क्या? वाटरमेलन का। तो मैंने एक ग्रुप, अब ये आप, अच्छा, अब आप कहोगे एप्पल, ये नाम भी आप नहीं दे सकते हो। ये 3 ग्रुप मैंने बनाए और इस 3 ग्रुप के अंदर की कैरेक्टरिस्टिक मैंने देखी, तो मुझे लगा कि यार ये कुछ एप्पल की बात हो रही, तो मैंने इस ग्रुप को नाम दिया एप्पल। वो भी सर्टेन नहीं है, ये आप अपनी बस समझ के आधार पे दे रहे हो। और इसकी बेसिस पे लगा कि ये बनाना है, इसको नाम दिया, और वाटर पे। और क्या है, इतनी स्टडी करके दिया है तो बहुत चांसेस है कि सही नाम हो। तो हम पैटर्न, इनहरेंट डेटा के इनहरेंट पैटर्न की बेसिस पर ग्रुप्स बनाते हैं। ये कहलाता है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। और इस अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं, इसका एक टेक्निकल नाम है क्लस्टरिंग। और क्लस्टरिंग के कुछ एल्गोरिदम क्या हैं? इसमें हम अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, मतलब कि टारगेट कॉलम नहीं है, इसको करने की टेक्निक क्या है? इसमें करते हैं क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या है? जैसे कि के मीन क्लस्टरिंग, हिरारिकल क्लस्टरिंग, के मीन क्लस्टरिंग, हिरारिकल क्लस्टरिंग, ऑटो एनकोडर, ठीक है, TSNE, PCA, ये सब क्लस्टरिंग की टेक्निक है। ठीक है, चल अब देखिए, ये जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है ना, अब इतने सारे एल्गोरिदम है, इसमें क्या है? टारगेट कॉलम अवेलेबल हो। ठीक है, अगर टारगेट कॉलम अवेलेबल है तो इसके आधार पे हम इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कर सकते नहीं है, करते ही हैं। अब देखिए प्रेमदा, अगर टारगेट कॉलम सब रियल वैल्यूज हो, मतलब 1 2 3 सब डिफरेंट, या टारगेट कॉलम कैटेगरीज हो, यस, नो, फ्रॉड, नॉट फ्रॉड, कैंसर, नॉट कैंसर। प्रेमदा, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ। तो टारगेट कॉलम जो है 2 होता है, रियल वैल्यूज, कि जैसे सबकी हाइट दी है, एज दी है, रुपीज है, स्टॉक मार्केट का प्राइसेस है। या फिर कैटेगरीज हो सकता है कि यस, नो, कैन नॉट से, फ्रॉड, नॉट फ्रॉड, फ्रॉड, डिफॉल्टर, नॉट डिफॉल्टर, कैंसर, नॉट कैंसर। 2 तरीके का हो गया सुपरवाइज मशीन लर्निंग।
तो इसको इसको दो चीजें बोलते हैं। अब इसमें क्या है, मेरा एल्गोरिदम भी उसी हिसाब से दो पार्ट में दब जाएगा। तो इसका टेक्निकल टर्म क्या है, जैसे अनसुपरवाइज का टेक्निकल वर्ड क्या है, क्लस्टरिंग। यहां पे टेक्निकल वर्ड क्या है कि टारगेट कॉलम अगर सारा रियल वैल्यूज है ना, तो हम लगाते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, जिसको कहते हैं रिग्रेशन। ये टेक्निकल वर्ड है। और क्लास कैटेगरीज, अगर अगर टारगेट कॉलम कैटेगरीज है तो इसके लिए टेक्निकल वर्ड है क्लासिफिकेशन। ये मशीन लर्निंग के टेक्निकल वर्ड हैं। सुपरवाइज, अनसुपरवाइज। सुपरवाइज में अगर टारगेट कॉलम रियल वैल्यूज हैं तो हम रिग्रेशन के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाएंगे। अगर टारगेट कॉलम क्लासिफिकेशन है तो हम क्लासिफिकेशन के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाएंगे, है ना। अब देखिए, तो अच्छा, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और अनसुपरवाइज्ड का क्या है, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग ये टेक्निकल वर्ड है। क्लस्टरिंग का मतलब ये नहीं है क्लासिफिकेशन। क्लस्टरिंग का मतलब आप पैटर्न खोज रहे हो, ग्रुप्स बना रहे हो, कैटेगरीज बना रहे हो, लेकिन टारगेट कॉलम नहीं है। क्लासिफिकेशन का मतलब कैटेगरीज में ही बांट रहे हो, लेकिन टारगेट कॉलम है। ये अंतर है। तो कंफ्यूज नहीं होना क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में। अब रिग्रेशन यानी टारगेट कॉलम रियल वैल्यूज है, तो क्या हमारे एल्गोरिथम में लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। डिसीजन ट्री रिग्रेशन, अब देखिए नाम बदल रहा है, डिसीजन ट्री रिग्रेशन। रिग्रेसर के नियरेस्ट नेबर रिग्रेसर, सपोर्ट वेक्टर मशीन रिग्रेसर। और क्लासिफिकेशन में क्या है, लीनियर का ही एक दूसरा तरीका है, लॉगिस्टिक रिग्रेशन। डिसीजन ट्री लॉजिस्टिक, सॉरी, ये रिग्रेशन नाम है लेकिन ये क्लासिफिकेशन करता है। तो प्रेमदा कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन नाम है लेकिन ये क्लासिफिकेशन। डिसीजन ट्री क्लासिफायर, डिसीजन ट्री क्लासिफायर, सपोर्ट वेक्टर मशीन क्लासिफायर के नियरेस्ट नेबर क्लासिफायर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे एल्गोरिदम से। चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा पहला बाइफर्केशन। पैरामेट्रिक हो गया, ये पीपीटी पढ़ना है, हाँ? और ये वही चीज एल्गोरिदम दिखाया जा रहा है। बेनिफिट्स अब देखिए, पैरामेट्रिक मशीन लर्निंग सिंपल होते हैं, फास्ट होते हैं, कम डेटा की जरूरत पड़ती है। लिमिटेशन ऑफ नॉन पैरामेट्रिक, बाय चूजिंग ए फंक्शनल फॉर्म दीज मेथड आर हाईली कंस्ट्रेंट टू द स्पेसिफाइड फॉर्म। उसी फॉर्म में होने चाहिए, मतलब बेसिक अजम्पशंस पांचों मानने चाहिए। नॉन पैरामेट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बताया मैंने अभी आपको। सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, ये देखिए फंक्शनल फॉर्म, सॉरी मैंने क्या कर दिया, ठीक है। अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग करते हैं, या एक एल्गोरिदम है एसोसिएशन, है ना, डेटा के बीच में एसोसिएशन देखते हैं। एसोसिएशन का एल्गोरिदम का नाम है एप्रियोरी एल्गोरिदम, ठीक है। अब एक टेक्निकल वर्ड आया कि सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अब देखिए क्या होता है ना प्रियंवदा, कि जो इंडस्ट्री है इसमें सुपरवाइज डेटा मिलना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कठिन होता है कि सुपरवाइज डेटा के लिए जो इनपुट का डेटा है उसको मैनुअली एनोटेट करवाना पड़ता है, टारगेट कि कैंसर नॉट कैंसर, कैंसर नॉट कैंसर, बहुत खर्चा आता है। आप यकीन मानिए कि ये जो गूगल और फेसबुक के जो इमेज रिकॉग्निशन के एल्गोरिदम्स हैं, जो मशीन लर्निंग, जो आप डेटा डालते और बता देते हैं, इसको मैनुअली एनोटेट करवाया गया है लाखों करोड़ों इमेजेस को, है ना। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको ठेका आता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है गूगल का, वो डेटा देते हैं और वो उसको मैनुअली एनोटेट करते हैं। जैसे पिजन, पिजन ब्लैक कलर फेदर्ड, ये पीकॉक, इमेजेस को करते हैं, न्यूमेरिक डेटा को करते हैं, है ना। तो ये सेमी सुपरवाइज, ये कहा गया कि अब ये देखिए क्या है कि आपके पास आधा डेटा
जो था उसके टारगेट थे, जैसे डॉग, कैट, एरोप्लेन इमेजेस के, आधा डेटा के नहीं थे। तो आपने क्या किया, आधा डेटा पे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से मॉडल बनाया और बचे हुए आधे डेटा के लिए प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्ट करके अब सबके पास टारगेट हो गए। अब इन दोनों को मिलाकर आप पूरे डेटा पे अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बनाएं तो और बेहतर हो जाएगा। इसी को कहते हैं सेमी सुपरवाइज्ड। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू का क्वेश्चन आ गया। देखिए सुपरवाइजर, सुपरवाइज, ये सारे क्वेश्चन है। बायस, वेरिएंस, ट्रेड ऑफ। तो चलिए, बायस, वेरिएंस, ट्रेड ऑफ क्या है? बायस, वेरिएंस, ट्रेड ऑफ। देखिए क्या होता है ना, जो मेरा एरर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू बायसडनेस, ठीक है, इसी को हम एरर भी बोलते हैं। ये हमारा जो एरर है ना दोस्तों, ये दो चीजों से बना है। बायस का स्क्वायर प्लस वेरिएंस। हम इसको अलग अलग कैलकुलेट नहीं करते हैं, हालांकि अब तो फार्मूले आ गए हैं कि इन दोनों को कैलकुलेट करने का, लेकिन वास्तव में जो हमारी एरर है ये दो चीजों की बनी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू, जिसको एरर बोलते हैं, ये दो चीजों से बनी है, बायसनेस और वेरिएंस, ठीक है। और क्या होता है कि बायस और वेरिएंस दोनों बराबर होने चाहिए। अगर एक ज्यादा और एक बहुत कम है तो हमारे बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में इशू आने चाहिए। ये इशू आते हैं यानी कि हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में ये दोनों का एक कंपोनेंट, किसी का ऐसा ना हो कि कंपोनेंट बहुत ज्यादा हो, ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन है बायस क्या है। देखिए जो लीनियर रिग्रेशन में आप बेसिक अजम्पशंस ले रहे हो ना, कि वाई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, नो मल्टीक्लिनियरिटी होनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कहलाया बायस। आपने अपने डेटा में ऑलरेडी बायस डाल दिया, ठीक है। वेरिएंस क्या है? जैसे डिसीजन ट्री है एल्गोरिदम, लीनियर रिग्रेशन में वेरिएंस बहुत कम होता है, बायस बहुत ज्यादा है। डिसीजन ट्री है, इसमें क्या होता है ना कि हम एक बेस्ट स्प्लिट पॉइंट चुनते हैं, ठीक है। 4 फीट से एबव मेल है, 4 फीट से नीचे फीमेल है, यानी हमने बेस्ट स्प्लिट पॉइंट चुनते हैं इसमें। अगर मान लो मैंने डेटा में थोड़ा सा चेंज किया, एक बड़ा सटीक जो स्प्लिट कर पा रहा था मेल वो नहीं मिला, तो क्या होगा, पूरा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि डिसीजन ट्री के रिजल्ट में बहुत वेरिएशन होता है। इसीलिए डिसीजन ट्री अकेला कभी यूज नहीं किया जाता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में, हमेशा इसके एंसेंबल यानी कंबाइंड एल्गोरिदम यूज होते हैं, जिसे कहते हैं रैंडम फॉरेस्ट एटसेट्रा इत्यादि और भी है। तो डिसीजन ट्री में बहुत वेरिएशन होता है, इसलिए इसका रिजल्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे कि बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ है, तो आप कहिए यस सर, वेरिएंस बहुत होता है डिसीजन ट्री में, और लीनियर रिग्रेशन में बायस बहुत है क्योंकि हम बेसिक एजम्पशंस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन हमें इसका ट्रेड ऑफ होना चाहिए। इसका प्रॉब्लम क्या होती है कि लीनियर रिग्रेशन में जो बहुत ज्यादा बायस है, तो उससे हमें डेटा प्रिपरेशन में बहुत मेहनत आती है, डेटा प्रिपरेशन बिकम टफ, और कई बार डेटा प्रिपेयर करना कठिन हो जाता है। लेकिन डिसीजन ट्री जैसे एल्गोरिथम जो कहते हैं नो डेटा प्रिपरेशन, है ना, इसमें वेरिएंस बहुत ज्यादा, इसमें बायसनेस नहीं डाली। बायसनेस का मतलब कि हमने पहले ही कह दिया कि डेटा नॉर्मल होना चाहिए, मल्टीकोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, नो हेटेरोस्कीडासिटी, एरर शुड बी नॉर्मल एंड रैंडम। डिसीजन ट्री कहता है कोई डेटा प्रिपरेशन नहीं, ले आओ, डाल दो, मॉडल बिल्ड कर दो। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा डेटा चेंज हुआ, वेरिएशन आ जाता है। इन दोनों का ट्रेड ऑफ होना चाहिए, बैलेंस। ये थोड़ा कम करो ताकि कम डेटा प्रिपरेशन करनी पड़े, तो थोड़ा वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं है। ये बहुत ज्यादा वेरिएशन, तो वेरिएशन कम करो, है ना। तो कैसे कम करते हैं, बायसनेस कैसे लाते हैं, डिसीजन ट्री को 100 बार मॉडल को रन करते हैं, और 100 बार मॉडल रन करने पे हम इनके रिजल्ट्स का एग्रीगेट लेते हैं। मतलब
एक्चुअल था कैंसर, तो मेरे मॉडल 1 ने कहा कैंसर, मॉडल 2 ने कहा नॉट कैंसर, और मॉडल 3 ने कहा, यानी डिसीजन ट्री 1, डिसीजन ट्री 2, डिसीजन ट्री 3, इसने कहा कैंसर नॉट, इसने कहा कैंसर। मैंने वोट कराया, 3 बार डिसीजन ट्री बनाए हैं, एक बार नो कह रहा है, 2 बार कह रहा है, तो 2 बार 2 वर्सेस 1 यानी वोट कराया तो कैंसर के वोट ज्यादा है, तो हमने फाइनल रिजल्ट क्या दिया, कैंसर। यानी हमने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ा दिया, यानी एक की जगह सेम डेटा पे रैंडम सैंपल चेंज कर करके हम 50, 100, 200 ट्री बना रहे हैं और उनमें वोटिंग करा के रिजल्ट ले रहे हैं। तो इस तरह हमने बायसनेस बढ़ाई, तो इससे क्या होता है, वेरिएंस कम होता है ना, और रिजल्ट हमारा स्टेबल हो जाता है। फिर से वेरिएंस को समझिए कि एक बार मैंने मॉडल रन किया, उसने कहा 40%, दूसरी बार उसने कहा 80%, कंफ्यूज हो गए कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ को रट लेना है, इतनी ही लाइनें, ज्यादा नहीं है, और इंटरव्यूअर को बताना है। मैंने क्या ओपन कर दिया है, दूसरा वाला ओपन कर दिया, चलिए। तो ये बायस एरर को डिटेल में बताया गया है, वेरिएंस एरर क्या है, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, और देखिए कैसे के नियरेस्ट नेबर में नंबर ऑफ नेबर्स बढ़ा रहे हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन में हम सी नाम का एक पैरामीटर होता है उसको ट्यून कर रहे हैं। चलिए अगला टर्म है प्रियंवदा, ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। ठीक है, तो देखिए जब अगर हम, अच्छा उसके पहले एक फंडामेंटल चीज और डिस्कस कर लेते हैं। आपको आवाज आ रही है? हाँ। देखिए हम जब मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम बनाते हैं ना, तो हम चेक कैसे करें कि मेरा मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम अच्छा काम कर रहा है। तो जो हमारा डेटा होता है ना, उस डेटा को हम 2 भाग में तोड़ते हैं। अमूमन 70% डेटा को हम रैंडमली सेलेक्ट करके इसको कहते हैं ट्रेन, और अप्रोक्सीमेटली 30% आपका प्रेरोगेटिव है, आप जितना रखना चाहो, और बचा हुआ रेस्ट ऑफ द डेटा को हम टेस्ट बोलते हैं। इस ट्रेन पे हम अपना मॉडल बिल्ड करते हैं और इस पे टेस्ट करते हैं। अब देखिए टेस्ट कैसे होगा, क्योंकि ये तो हिस्टोरिकल, पूरा हिस्टोरिकल डेटा है ना, इस हिस्टोरिकल डेटा में टारगेट भी है और इनपुट भी है। मैंने इतना हिस्सा रैंडमली चुन लिया और इस पे ट्रेन किया और इतने हिस्से पे प्रिडिक्ट किया, तो ये वाई हैट आ गया। लेकिन इस हिस्से का एक्चुअल्स भी तो है, तो मैं कंपेयर करके देखूंगा कि कितना सही है, गिन कर लूंगा, ये परसेंट मुझे बता देगा मेरी एक्यूरेसी कितनी है ना। हम्म। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस होती है। अब आप पूछेंगे कि सर इससे ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने एक्चुअल डेटा में 30% को ट्रेनिंग में लिया ही नहीं, और सेंट्रल लिमिट थ्योरी कहती है कि एज द नंबर ऑफ सैंपल इंक्रीज इट विल स्टार्ट फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मशीन लर्निंग में एक तो डेटा बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा आप मॉडल ट्रेन कर लो और उसको टेस्ट ना करो तो क्या फायदा। अगर आप जानते ही नहीं हो कि आपका ट्रेन किया हुआ मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आप क्लाइंट को कैसे दोगे कि वो जाके उस पे अपनी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर दे, है ना। तो इसलिए हम टेस्ट करते हैं। दूसरी बात, टेस्टिंग के लिए आप डेटा कहां से लाओगे, है ना, मैनुअली तो डेटा प्रिपेयर किया नहीं जा सकता। तो इसीलिए हमारा जो अवेलेबल डेटा, उसी में से टेस्ट भी बनाना पड़ेगा, है ना। मॉडल बिल्ड एंड टेस्टिंग, तो ट्रेन और टेस्ट करते हैं, ये हमारा तरीका है। चल अब आते हैं हाँ, ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। बार बार आप रोज सुन ही रही हैं कि ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या होता है दोस्तों। तो देखिए ओवर फिटिंग क्या है, मैंने मॉडल को ट्रेन डेटा पे ट्रेन किया है, और ट्रेन पे इसकी एक्यूरेसी आई 70% या कुछ भी आई, टेस्ट पे मेरी आ गई 90%। इसको दूसरे समय से समझिए, ये कहलाया ओवरफिट।
यानी एक्चुअल में जो होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा बता रहा है। अंडर फिटिंग क्या है कि ट्रेन में आई 90% और टेस्ट में आ गई 70%। तो ये हम कह रहे हैं कि भाई ये तो अंडर फिट हो रहा है, ट्रेन में 90 है तो ये रिजल्ट नहीं ठीक दे रहा, यानी अभी और ट्यून करें तो ये आ सकता है टेस्ट में भी। अब दूसरे शब्दों में समझें कि ओवर फिटिंग क्या है, कि मॉडल को एक्चुअली में मॉडल जो है ना 80% ही दे पा रहा है रिजल्ट, लेकिन जब हम प्रिडिक्ट करने गए तो वो 90% दे रहा है। सॉरी, ये होल कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग। इसको याद दिमाग से अभी निकाल दीजिए, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है समझाने में। ओवर फिटिंग देखिए, आपने ट्रेन किया डेटा को और आपका ट्रेन डेटा पे आपका रिजल्ट कुछ 90% आ रहा है, और टेस्ट डेटा पे जब आप टेस्ट डेटा पे गए तो ये 70% हो गया। ये हो गया आपका मॉडल ओवरफिट कर रहा है। ठीक है, लास्ट वाले कॉन्सेप्ट को मैंने उल्टा बताया था, यानी ट्रेन कर रहे हैं 90% और टेस्ट पे 70% हो गया, यानी आपका मॉडल ओवरफिट कर रहा है ट्रेन करते वक्त, है ना। हमें ये नहीं चाहिए। टेस्ट का मतलब फ्यूचरिस्टिक डेटा पे जो रिजल्ट है, फ्यूचर डेटा पे जो रिजल्ट है ये ओवरफिट कर रहा है, यानी इसको ट्यून करो, इसको ठीक करो, यहां और यहां ट्रेन और टेस्ट में बराबर आना चाहिए, तब मेरा मॉडल सही कहलाएगा। अगर ट्रेन में 90% आ रहा है और टेस्ट में 70, तो इसका मतलब आपका मॉडल ओवरफिट कर रहा है यहां पे। और ठीक इसका उल्टा अंडरफिट कहलाता है। ट्रेन में आपका मॉडल आया 70 और टेस्ट में आ गया 90, तो ये कह रहा है कि आपका मॉडल अंडर फिट कहला रहा है, यानी अभी और ट्रेन करो, ट्यून करो, इसको बढ़ाओ 90% पर, है ना। अभी पूरा नहीं कर रहे हो, इसको और बेहतर बनाओ ताकि इसको मैच कर पाए। ओवर फिटिंग बहुत ही खराब कंडीशन है। देखिए, अंडर फिटिंग एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अंडर फिटिंग आपकी आ गई, आपकी थोड़ी बहुत गलतियों की वजह से आ जाती है, आप अपना मॉडल ट्रेन कर लोगे, ठीक कर लोगे, ठीक है, ट्यून कर लोगे, बराबर आ जाएगी। लेकिन ओवर फिटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम जनरली जान ही नहीं पाते कि मेरा मॉडल ओवरफिट कर रहा है। हम ट्रेन पे 90% आ गया और यहाँ 80% आ रहा है टेस्ट पे, हमने कहा वो थोड़ा वेरिएशन है, फ्यूचर का डेटा में थोड़ी गड़बड़ी होगी इसलिए 10% कम आ रहा है। पर एक्चुअली हम ये नहीं जान पाते कि एक्चुअली ट्रेन में ओवरफिट हो रहा है, ये हम समझ ही नहीं पाते। अब क्या होगा कि यहां तो 90% आपने बोला कि जाइए 90% रिजल्ट दे रहा है, क्लाइंट क्या करेगा, उसी हिसाब से मनी इन्वेस्ट करेगा कि 90% मुझे मिलेगा, उसी हिसाब से वो रिस्क लेगा। लेकिन आपका मॉडल तो फेल हो रहा है, वो 70% दे रहा है, उसका सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी, मनी इन्वेस्टमेंट का जो पूरा पाथ बनाया है सब गड़बड़ हो जाएगा। सपोज हम दवा दे रहे हैं किसी को, हमें पता है कि कैंसर में 90% रिजल्ट आ रहा है टेस्टिंग में, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, क्लिनिकल ट्रायल में 90%, मार्केट में गया तो पता चल गया दवा बैकफायर कर गई। यानी क्लिनिकल ट्रायल के समय, यानी मॉडल बिल्डिंग के समय सारे कॉन्स्टेंट्स का ध्यान नहीं दिया गया। अब देखते हैं कॉन्स्टेंट क्या है। देखिए, आपको बार बार मैं बताता हूं क्या, एक बार ये हाँ एक बार जो है दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरे पार्ट से शुरू करता हूं, ठीक है। ओवर फिटिंग, ओवर फिटिंग हम जान ही नहीं पाते। देखिए, ओवर फिटिंग क्या है, मैंने ट्रेन किया डेटा को और मेरा डेटा आ गया 90%, ठीक है, मैंने मार्केट में गया, मार्केट में ये मॉडल जो है केवल 70% रिजल्ट दे रहा है। मैंने क्लाइंट को क्लेम किया है कि आप इन्वेस्ट करोगे आपको 90% रिजल्ट आएंगे। एक मिनट, ओवर फिटिंग का एसेंशियली मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा है हम उससे ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर ले रहे हैं, या फिर अ, कोई पैरामीटर्स हैं जो हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, एकदम सही, आपने सवाल भी पूछा और जवाब भी खुद ही दिया है। देखिए, ये चीजें समझने में लोगों को दिक्कत आती है, हमने पैरामीटर्स ज्यादा यूज कर लिए। डेटा तो जो आपके पास है आप वो यूज कर रहे हैं, आप कोशिश करेंगे मैक्सिमम डेटा यूज करने का,
है ना, आप एक एबल डेटा साइंटिस्ट है, हम पैरामीटर्स ऐसे यूज कर रहे हैं कि मॉडल ओवरफिट कर रहा है, यानी ट्रेन डेटा पे बहुत अच्छा बता रहा है पर रियल लाइफ में फेल हो जा रहा है दोस्तों। अच्छा, तो जैसे हम ओवरफिटिंग के लिए अगर कोई मतलब अपने मॉडल के लिए कुछ इक्वेशन टाइप बनाते हैं, ठीक हाँ, है, जैसे y इक्वल टू बी नॉट और वो प्लस b1 इंटू एक्स एन वाला जो मॉडल बनाते हैं, तो उसमें जैसे जो हमारे बी नॉट और b1 है वो हमारे कंस्ट्रेंट्स हो गए ना, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्स्टेंट्स हो गए। और उसमें ही हमने जो है गड़बड़ कर दी है कि हमने सपोजिटली बी नॉट b1 और मान लेते हैं b2 b3 भी डाल दिया है, मतलब हमने कंस्ट्रेंट्स ज्यादा डाल दिए हैं। नहीं, कांस्टेंट तो आप बेस्ट निकालोगे ना, हमने क्या किया, राइट राइट राइट, कांस्टेंट मतलब b1 x1, देखिए क्या होता है, देखिए हमारा रिग्रेशन के लिए बेसिक अजम्पशंस क्या है, आउटपुट और इनपुट में लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए, ठीक है, ये याद रखना है प्रियंवदा। और जब भी कोई आपसे पूछे कि आपकी मॉडल कैसे आप बना रहे हो, तो ये सारी चीजें समझानी है। दूसरा है इनपुट को IID होना चाहिए, दैट इज नो मल्टीकोलिनियरिटी, यानी आपस में रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली इनपुट जो है, इनपुट के सारे कॉलम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। IID से ही एक दूसरा होगा नो हेट्रोस्कीडास्टिसिटी, एरर शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रैंडम। अब देखिए क्या हुआ, मेरे पास एक कॉलम था ग्रोथ का, इंडिया की ग्रोथ रेट निकालनी थी, दिया हुआ है। इनपुट में क्या दिया, अच्छा इसको ऐसे देखते हैं, हाँ, कि डेवलपमेंट, मुझे डेवलपमेंट इंडेक्स बनाना था इंडिया का। इनपुट में मैंने क्या डाला, GDP डाला, और दूसरा कॉलम ग्रोथ रेट। ये दोनों कॉलम प्रियंवदा कोलिनियर हैं, जितनी आपकी कंट्री की GDP होगी उतना ही ज्यादा ग्रोथ रेट ज्यादा होगी। मॉडल क्या कहता है, नो मल्टी कोलिनियरिटी, इसमें कोलिनियर नहीं है। हाँ। कल समझाए थे कोलिनियरिटी का, जैसे एज और सैलरी। मॉडल में आपने क्या किया, जब आपने ये मॉडल बनाने के जो डेटा सेट की फ्रेमिंग की ना, आपने फ्रेमिंग में गड़बड़ी कर दी, डोमेन की स्टडी यानी इकोनॉमिक्स के पढ़ने के समय ही गलती कर दी। GDP और ग्रोथ रेट दोनों से इंडेक्स बनाओगे, दोनों एक ही चीज है, तो इससे क्या होगा, इंडिया का डेवलपमेंट इंडेक्स तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा ना। आप अच्छी चीज है, उसी का नाम बदल बदल के ग्रोथ रेट ले लिया, GDP ले लिया है, और डॉलर टू रुपी का रेशियो ले लिया, सब एक ही चीज है भाई। GDP ज्यादा होगी तो ग्रोथ रेट ज्यादा होगी, तो डॉलर टू रुपी का रेशियो भी ज्यादा होगा, है ना। ये तीनों कोलिनियर हैं, तो क्या होगा, बहुत अच्छा इंडेक्स हो जाएगा और आपका मॉडल ओवरफिट करने लगेगा। अच्छा, इसको ओवरफिटिंग, आपने मल्टीकोलिनिटी का रूल को झुठला दिया, नहीं माना, मॉडल ओवरफिट करेगा, और जब रियल लाइफ में जब जाएगा तो वो फेल हो जाएगा। पहला तो पॉइंट। बेसिकली हमारे जो इनपुट्स हैं हाँ, डेटा सेट में या डेटा फ्रेम में, उन इनपुट्स के बीच में एक से ज्यादा रिलेशनशिप्स बन गए हैं, जिसकी वजह से हमारा मतलब ये जो पूरा डेटा है वो मतलब ओवरफिट हो गया है। हाँ, मॉडल आपका ओवरफिट कर रहा है अगर इनपुट्स में कोलिनियरिटी होगी। जैसे सिंपल उदाहरण क्या है, एज मुझे प्रेडिक्ट करना था, कुछ कोई टारगेट कॉलम में सपोज इनपुट में एज और सैलरी है, एज और सैलरी एकदम कोलिनियर होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सैलरी बढ़ती जाती है, तो क्या होगा, मॉडल बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका मॉडल ओवरफिट कर जाएगा, यानी हद से ज्यादा अच्छा बताने लग जाएगा और एक्चुअल लाइफ में फेल हो जाएगा।
ये पहला काला कारण हुआ, जो कारण क्यों आया, मल्टी कोलिनियरिटी से। अब दूसरा कारण समझते हैं। number of, as the number of input increase, model will overfit by default। एक थंब रूल है, थंब रूल याद कर लीजिए, जितने ज्यादा इनपुट्स में आप रखोगे, यानी ये मेरा टारगेट का कॉलम है, जितने ज्यादा आप इनपुट रखोगे 50, उतना ही ज्यादा आपका मॉडल ओवरफिट करेगा। ये थंब रूल याद रखिए। क्योंकि दूसरा कारण समझिए, यहां भी कारण मल्टीकोलिनियरिटी ही है। एक जीवन में 6, 7, 8 तकरीबन इससे ज्यादा इंडिपेंडेंट, मल्टीकोलिनियरिटी का अर्थ क्या कि ये और ये इंडिपेंडेंट है, ये और ये इंडिपेंडेंट है, हर कॉलम इंडिपेंडेंट है, कोई भी कॉलम किसी के साथ कोलिनियर नहीं है। एक रियल लाइफ में 5, 6 या 7, 8 से ज्यादा इंडिपेंडेंट आर नॉन कोलिनियर इनपुट्स पॉसिबल ही नहीं है। तो थंब रूल है कि हमें जो इनपुट है प्रेमदा, इसमें मैक्सिमम 10 to 12 रखने चाहिए। अगर आपको डेटा दिया गया जिसमें 50 कॉलम्स थे, 100, 200, तो आपको क्या करना है, फीचर क्या होता है मशीन लर्निंग में, कॉलम्स को बोलते हैं फीचर। एक वर्ड है फीचर इंजीनियरिंग करके, ये सब सिखाएंगे डेटा प्रिपरेशन में। फीचर इंजीनियरिंग करके हमें वो कॉलम्स हटाने होंगे, है ना। बेसिकली इस रूल के अकॉर्डिंग बेसिकली हो ये रहा है कि अगर हमने सपोजिट 50 कॉलम ले लिए, तो हम जब अपने कॉलम्स में डेटा भरेंगे तो वो डेटा मल्टीपल बार मतलब अलग अलग कॉलम्स में इनपुट हो जाएगा ना, तो वो फिर हमारा जो इससे पहले था कि मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होना चाहिए, तो इसमें जो है मल्टी कोलिनियरिटी हो जाएगी, क्योंकि एक से ज्यादा बार मतलब अलग अलग कॉलम्स में डेटा भर गया, नहीं वही नहीं डेटा। नहीं, डेटा भरने का मतलब अभी आप क्या समझी, मैं नहीं समझा। सपोज मेरे पास एक ये है टारगेट है, कैंसर, नॉट कैंसर, यस नो, यस नो। और मेरे मेडिकल साइंस में क्या किया इन्होंने, 50 तरह के टेस्ट लिए इन्होंने। एक T1 टेस्ट से डेटा कलेक्ट किया। ये मान लीजिए आदमी था अमित, ये सुमित, ये मोहन, सोहन एक्सेट्रा। इस टेस्ट से क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फिर T2 टेस्ट, ये सब मेडिकल के सारे इंडिपेंडेंट टेस्ट हैं। T50 टेस्ट, ठीक है। इन सारे टेस्ट का रिजल्ट इसके हर अमित सुमित मोहन का डेटा आएगा। अमित का T1 टेस्ट में पॉजिटिव है, T2 टेस्ट में निगेटिव, इसमें पॉजिटिव एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें देखिए डेटा भर नहीं रहा हूं, ये बाहर से आ रहा है डेटा, हमारा हिस्टोरिकल। जब मैं मॉडल बिल्ड करूंगा कैंसर नॉट कैंसर के लिए, 50 कॉलम लूंगा इनपुट में, ये 50 कॉलम्स इनपुट में। तो इसका लीनियर रिग्रेशन का क्या हुआ, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 T1 प्लस बीटा 2 T2 प्लस सो ऑन x x x प्लस बीटा 50 T50। ये बना मशीन लर्निंग, है ना। तो अब क्या होगा, एक थंब रूल है, as the number of inputs T50, as the number of input increase, it will overfit, ओवरफिटिंग होनी ही होनी है। क्योंकि ये सारे 50 टेस्ट हैं 50, लेकिन जब आपके लिए डेटा का मतलब क्या होता है, इसका नाम का कोई मतलब नहीं है। आपके लिए नंबर्स का मतलब है, आपको नंबर्स का गेम खेलना है। नंबर का गेम क्या है कि ये और ये कोलिनियर नहीं होने चाहिए, कोई भी कॉलम किसी के साथ। इसकी हैपनिंग डज नॉट अफेक्ट द हैपनिंग ऑफ दिस, या इसकी हैपनिंग, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए हर अपने एक कॉलम में, अगर ये रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला कि 10 से 12
इनपुट्स ही देखिए, नो मैटर। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया सर आप क्या बता रहे हो, 50 कॉलम दिए हैं, एक आदमी ने इतनी मेहनत से 50, हर आदमी का 50-50 टेस्ट लाके डेटा कलेक्ट करके आपको दिया, और आप 50 कॉलम में से केवल 12 कॉलम का यूज कर रहे हो प्रिडिक्शन में। बेचारे के 38 के अप्रोक्सीमेटली कॉलम्स आप वेस्ट कर रहे हो उसके डेटा को। तो देखिए उसका रीजन ये है ना कि देखिए एक रियल लाइफ में ये इंडिपेंडेंट कोलिनियर ना हो। आप कोशिश करोगे ना तो देखोगे कि 10-12 कॉलम के बाद, 10 to 12 कॉलम्स के बाद कॉलम्स आपस में कोलिनियर होने लग जाते हैं। कुछ नहीं तो 80%, 90%, 70% कोलिनियरिटी आने लगती है एक दूसरे में। और हम लोग क्या करते हैं, 70-70 के आसपास जो कोलिनियर हो गए उसको हटाते चले जाते हैं। जब हटाओगे तो आपके पास 10-12 कॉलम ही बचेंगे। और ये मशीन लर्निंग का रूल है कि हमें मैक्स 10 to 12 कॉलम्स ही इनपुट में रखने चाहिए, नहीं तो आपका मॉडल जो है ओवरफिट करने लगेगा। यानी ट्रेनिंग डेटा पे बहुत, आप जितने ज्यादा कॉलम रखेंगे ना, आपका मॉडल उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। ये थंब रूल याद रखिए कि जितने ही ज्यादा आप इनपुट्स बढ़ाएंगे प्रिडिक्शन में, ये उतने ही ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। 90, 80, 99% एक्यूरेसी चली जाएगी। लेकिन देखिए एक्यूरेसी बढ़ तो रही है, बट एक्चुअली ये एक्यूरेसी अच्छे के लिए नहीं बढ़ रही है। ये फिट, एक होता है फिटिंग, एक होता है ओवर फिटिंग। मतलब आवश्यकता से ज्यादा फिट हो रहा है, हमें ओवर फिट नहीं करना है ना। ये ट्रेन में तो हो गया, लेकिन रियल लाइफ में जब जाएगा तो वो फेल होने लग जाएगा मॉडल। तो इसी को फिर ओवर फिटिंग। यहाँ पे हमें जो हमने गुडनेस ऑफ फिट पढ़ा था उसका ध्यान रखना होगा। गुडनेस ऑफ फिट का ध्यान वो बाद में देखते हैं प्रियम बता। गुडनेस ऑफ फिट हम तब चेक करते हैं कि देखिए, ये आपने जब मॉडल बना लिया, ये आपका टारगेट था यानी एक्चुअल, और ये आपका प्रिडिक्टेड था। इसने कहा यस, मैंने कहा यस, इसने कहा यस, प्रिडिक्ट किया नो, इसने कहा नो, मैंने प्रिडिक्ट किया एस। इन अच्छा दोनों को हम जब कंपेयर करते हैं तब हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की बात करते हैं। अच्छा, ये कंसेप्ट हम तब यूज करेंगे जब हमारा हाँ एक्चुअल मॉडल बन गया है, हमने हाँ वैल्यूज निकाल ली हैं, और फिर जो हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है उससे जब हम कंपैरिजन करेंगे तब हम इसे यूज करेंगे। तब हम कहेंगे हाँ। कि वाकई आपकी फिटिंग कितनी अच्छी हुई, एक्चुअल एक्चुअल के बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो तब अगर हम उस सिचुएशन में अगर एक्यूरेसी हमारी 90% या 99% जाती है तो क्या वो मतलब हम उसे वैलिड मानेंगे, या फिर मतलब देखो, जैसे ओवर फिटिंग में आपको कि आपको एक जनरल रूल बता रहा हूं प्रेमवदा। रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में हम्म डेटा कितना भी अच्छा हो, जो हम्म रियल लाइफ का डेटा होता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता। उसमें हाँ, समस्याएं रहती हैं क्योंकि लोग कहाँ ठीक से डेटा देते हैं, कहीं ना हम्म, कहीं समस्या, एरर रहती है। रियल लाइफ डेटा में 85% एक्यूरेसी आ गई तो हम इसे बहुत अच्छा मानते हैं, और 85 से ऊपर बढ़ने लग जाती है तो हम इसे मान लेते हैं कि ओवरफिट कर रहा है। अच्छा। लेकिन एक चीज और देखिए, एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो आदमी आपको पैसे दे रहा है ना, जो आपका क्लाइंट है, हम्म उसको एक अलग ही प्रॉब्लम रहती है। जैसे मेरा पिछली कंपनी के जो क्लाइंट थे, वो कहते थे कि मेरा प्रोजेक्ट जो है बहुत ही मीडिया हाइप है ना। अच्छा। अगर 1% की भी गलती हो गई तो मीडिया हाइप कर देगी और पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और केसेस आ जाएंगे, हमारे ऊपर लग जाएंगे। तो आप ऐसा मॉडल बनाओ जो 100% एक्यूरेसी दे। ठीक है, वो तो एक वहां परसेंट तो भी ओवर एरर के फिटिंग लिए। हो जाएगी। हाँ वहां तो फिर ये ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। और एक और आपको चीज बताता हूं, जो स्टैटिस्टिक्स मेरा सब्जेक्ट है ना, स्टैटिस्टिक्स का पहला रूल है, एरर्स विल ऑलवेज बी देयर। हाँ गलतियां हमेशा होंगी। हाँ। एरर्स, इसका एक लाइन है स्टैट्स में, एरर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड। एरर तो आपकी रहेगी ही रहेगी, एरर को आप खत्म ही नहीं कर सकते, आप इसे केवल मिनिमाइज कर सकते।
तो 100% तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कभी 100% एक्यूरेसी होनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि किसी तरीके से ओवरफिट करा के या और अन्य तरीकों का कुछ ह्यूमन बेस्ड इंटरेक्शन वगैरह ला के 100% एक्यूरेसी दिखाते हैं। बट सच्चाई ये है कि ये नहीं होना चाहिए। क्लाइंट को समझना चाहिए कि विज्ञान की अपनी क्षमता है। ये जो हमारा स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग है, ये मिमिक करता है ह्यूमन बीइंग को। और ह्यूमन बीइंग क्या है? टू एयर इज ह्यूमन, कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन। और इंसान गलती करता ही है। अरे कोई गलती नहीं होगी ना तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। अगर इंसान नहीं किया तो गलतियां होती ही हैं। तो ये जो है क्लाइंट से लेके बिजनेस पार्टनर्स को ये समझना चाहिए। लेकिन जो लोग समझते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जिनके यहाँ ये मीडिया हाइप और इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनके अपने प्रेशर हैं, तो वो कहते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। बट हम लोग किसी तरीके से, ये ठीक नहीं है, रिजल्ट रियल लाइफ में जाके फेल होगा, है ना, लेकिन हमें करके देना पड़ता है। ठीक है, चलिए। तो आई होप आप समझ गई कि मशीन लर्निंग का जब हम निर्माण करते हैं तो हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। और इस फीचर इंजीनियरिंग की प्रक्रिया में हम इनपुट में नंबर ऑफ कॉलम्स 8 से लेके 12 तक ही रखते हैं मैक्सिमम। बाकी कॉलम को मल्टीकोलिनियरिटी या फिर इंडिपेंडेंसी या नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करने के इसमें ड्रॉप करते जाते हैं, ड्रॉप द कॉलम्स। और सिर्फ 8 से 12 कॉलम को ही रख के हम अपना y जो इक्वल टू fx अपना मॉडल बनाते हैं। इसी को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मॉडल ओवरफिट करता है। ओवरफिट का मतलब ट्रेन पे बहुत एक्यूरेसी आ गई और टेस्ट पे मॉडल की एक्यूरेसी नहीं आ रही है। और इसी का उल्टा अंडर फिटिंग कहलाता है कि ट्रेन पे 70% आ गई और टेस्ट पे 90% आ गई। तो इसको तो हम लोग हैंडल कर लेंगे ट्यून करके। बट ओवर फिटिंग की समस्या जनरली रहती है। जस्ट अ सेकेंड। चलिए तो आगे बढ़ा जाए हम लोग। अब हम लोग अपनी पीपीटी के अगले पायदान पे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि कैसे लिमिट किया जाए ओवरफिटिंग को। तो देखिए, कैसे ओवरफिटिंग से हैंडल करते हैं हम लोग मशीन लर्निंग में। देखिए, मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग को हैंडल करने का पहला तरीका है कि कीप इनपुट कॉलम्स। पहला तरीका है फीचर इंजीनियरिंग। मतलब फीचर इंजीनियरिंग तो जनरल टर्म है। फीचर इंजीनियरिंग की क्या चीजें करके हम कर सकते हैं? पहला है ड्रॉप द कॉलम्स जिनका वेरिएंस टेंड टू 0 है। ऐसा कॉलम जिसका वेरिएंस टेंड टू 0 यानी 0 के बहुत करीब है, उस कॉलम को ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, प्रेमदा ये लाइन आपको लिखनी होगी, मतलब यहां से उठानी होगी, लिखिए या चाहे जो भी कीजिए, है ना। ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, मैं केवल इंटरव्यू के क्वेश्चंस एकदम करवा रहा हूं, एकदम एग्जैक्ट, है ना। तो कैसे आप ओवरफिटिंग कम करेंगे? तो सर, ड्रॉप द कॉलम्स जिसका वेरिएंस 10 to 0 है। ड्रॉप द कॉलम्स
ये दो चीजें, ये केवल जो है ना प्रेमदा, ये केवल ओवरफिटिंग को ही नहीं रिमूव कर रहा, फीचर इंजीनियरिंग मतलब कौन से फीचर रखने चाहिए कौन से फीचर नहीं रखने चाहिए उसको भी मैं लिख रहा हूं। ड्रॉप द कॉलम्स विच हैव मिसिंग वैल्यू ग्रेटर देन 50%, कम से कम 50% से ऊपर उन कॉलम्स को तो हटा ही दीजिए मिसिंग वैल्यू। अच्छा। सी है, हाँ, ड्रॉप द कॉलम्स ऑफ, ये इनपुट कॉलम की बात हो रही है, ड्रॉप द कॉलम्स हैविंग मल्टी कोलिनियरिटी। डी है जब आपका मॉडल बन जाए, अब ये आ रहा है मेनली, ये वाला हिस्सा आ रहा है आपका रिमूव ओवरफिटिंग। यहां से शुरू हो गया मल्टी कोलिनियरिटी से। मल्टी कोलिनियरिटी, नंबर ऑफ कॉलम्स, डोंट कीप इनपुट कॉलम्स मोर देन 12, इनपुट कॉलम्स ग्रेटर देन 12, ठीक है। ABCD ई है कि रीसैंपलिंग करो, मतलब कि मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करो, मल्टीपल टाइम्स रन ऑफ मॉडल ऑन सैंपल्ड डेटा, हर बार नया सैंपल लो। अच्छा। हाँ, 70% ले रहे हैं तो क्या करो, एक बार 70% लो, मॉडल बिल्ड कर दो, फिर वापस डाल दो झोले में सारा डेटा, फिर झोले में से 70% निकालो, तो रैंडमली निकालोगी तो अलग निकलेगा। रीसैम्पलिंग ये वर्ड है, कीवर्ड है मल्टी कोलिनियरिटी यहां पे, और रीसैम्पलिंग मल्टीपल टाइम्स रन ऑफ मॉडल ऑन सैंपल डेटा एंड टेक एवरेज, उनका एवरेजेस लो। तो इससे क्या, हम मेन टेक्निक रीसैम्पलिंग की है, जिससे कि हम ओवरफिटिंग को रिमूव करते हैं, ठीक है। इसमें जो है रीसैम्पलिंग में हम जब मल्टीपल बार मतलब डेटा को मॉडल को रन करेंगे तो हर बार हमारा रिजल्ट कुछ अलग आएगा। राइट। हाँ, तो एंड में हमें मतलब ये जितना भी हमारा मतलब जो भी रिजल्ट आता है हर बार रन करने पे मॉडल को, उस सब का मतलब एक तरह से एक मीन वैल्यू ले लेनी है, एवरेज, एग्जैक्टली। जैसे कि है एक ना। बार आपका आया रिजल्ट 10, एक हाँ। बार आया 5, तो आप क्या करो, 10 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 7.5 लो, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ये हो गया रिग्रेशन की केस में, जब अच्छा, टारगेट। इसमें रीसैम्पलिंग में हम अब ये रन ऑफ मॉडल तो कितनी भी बार हो सकता है, मतलब आप कितनी भी बार मॉडल को रन कर सकते हो, तो इसमें भी तो कुछ लिमिट होती होगी ना कि मतलब इतनी बार कम से कम अपने मॉडल को रन करके देखो। देखो क्या कर सकते हैं, देखिए इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, हाँ। लेकिन जब आपकी एक्यूरेसी, मान ली आपने क्या किया, 10 रैंडम सैंपल लिए, 10 बार सैंपल लिया, मॉडल रन किया, इसका एवरेज लिया, तो आपकी आ गई 90%। फिर 10 बार इसी काम को रिपीट करो, यानी जो सैंपलिंग लेके जो रिजल्ट करे उसको दोबारा करो, फिर 10 लिया, फिर एवरेज लिया, तो आ गई 89, फिर लिया 10 बार, इसका एवरेज लिया, आ गई 89, ठीक है। तो आप देखो कि बार बार करने पर 90 से ज्यादा नहीं बढ़ रही है, तो आप ये वाले मॉडल को फाइनलाइज करो जो 90 दे रहा है। मिनिमम ये 10 सैंपल 10 बार अगर आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हो, तो इस 10 को कम से कम 3 बार करो। इसको क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं रिपीटेड रीसैंपलिंग, है ना। ये सब कोड में करवाएंगे। थ्योरी तो इसलिए पढ़ा रहे ना कि आप लोग इंटरव्यू में कहीं इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए, एवरेज लिया आपने रिग्रेशन के केस में जब टारगेट कॉलम रियल वैल्यूज था, और क्लासिफिकेशन के केस में जब कैटेगरीज था, तो आप वोटिंग करा के ले लो अपना रिजल्ट। यानी एक बार इसने बोला ब्लू,
दूसरी बार मॉडल रन किया, इसने बोला रेड, तीसरी बार मॉडल रन किया ब्लू, मैंने 3 बार रन करना था, तो वोटिंग में ब्लू जीत गया, तो मैंने कहा फाइनल रिजल्ट ब्लू है। ये रिग्रेशन में जो डेटा है हाँ, ये मतलब न्यूमेरिकल डेटा होता है। जो टारगेट कॉलम है ना हाँ। रिग्रेशन का, वो जो है, जो भी आपका टारगेट वो रियल वैल्यू है, जैसे 2 4 8, मतलब सब अलग अलग। और फिर और ये कैटेगोरिकल में मतलब कैसे समझेंगे कि मतलब इसमें क्या मतलब वैल्यू होती है, इसमें जैसे देखिए, इसमें आप, जैसे टारगेट कॉलम में इसमें किस टाइप का मतलब वैल्यू मैं होगा। आपको दिखाता हूं, अभी दिखा रहा हूं एकदम। ये देखिए, ये देखिए, अभी एआई बैच में मैंने इस कोर्स को बहुत ही लंबा बनाया है और बहुत ही लेंदी, क्योंकि अभी मैं पहले चरण में आप लोग को मैं एकदम स्क्रैच से कोडिंग सिखाऊंगा सारे मॉडल्स की, और इसके बाद मशीन लर्निंग के डायरेक्ट मॉडल्स। अब देखिए फॉर द रिजल्ट देखिए, मेरा ये देखिए sonar.all डेटा है, ठीक है। ये पीमा इंडियंस डायबिटीज, ये डायबिटीज डेटा सेट में आपको क्लिक कर रहा हूं, देखिए आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी। देखिए कमोबेश किसी रीजन से मेरे इस डेटा में कॉलम्स नहीं है, ठीक है, लेकिन समझिए ये जो मेरा कॉलम है प्रेमवदा, ये कॉलम है 1 मतलब डायबिटीज है, 0 मतलब डायबिटीज नहीं है। ये मेरा टारगेट कॉलम है। हाँ। और ये मेरे डायबिटीज से रिलेटेड 5 टेस्ट किए गए हैं, ठीक है। और यहां पे एक कॉलम समझिए कि लोगों की आइडेंटिटी छुपाने के लिए कॉलम था जिसमें उनके नाम और आईडी थे। ये पहला रो एक आदमी अमित का है, ये सुमित का है, ये मोहन का है, ये गीता है, तो उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो इसलिए उनकी आइडेंटिटी वाला कॉलम डिलीट कर दिया है। तो हमारे पास क्या है, ये कॉलम है और ये टारगेट कॉलम है। तो मैं क्या करूंगा, इसको वाई बनाऊंगा और इतने कॉलम को इनपुट बनाऊंगा। अच्छा। और देखिए टारगेट कॉलम कैटेगरीज है 101010, दो ही कैटेगरीज हुई। तो मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब चलिए मैं आपको एक दूसरा डेटा दिखाता हूं। जैसे ये देखिए कल टाइटैनिक का निकाला था हम लोगों ने, देखिए सर्वाइव्ड है ये कॉलम, सर्वाइव्ड क्या है 010101, तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कैटेगरीज है। अब मैं आपको एक रियल वैल्यूज का दिखाता हूं, इंश्योरेंस डेटा, ये मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए। इसमें ग्राफ वगैरह बन गया है तो, अच्छा कल का देखिए डेटा वन, देखिए डेटा वन जो कल था, 2 कॉलम है, ये टारगेट है, ये इनपुट है। ये देखिए जो टारगेट कॉलम है, देखिए रियल वैल्यूज है 95.72 3528, कैटेगरीज मुझे कहीं नहीं दिख रही है। तो ये यहां पे क्या होगा, रिग्रेशन लगेगा। तो अब आपसे कोई पूछे कि आप कब क्लासिफिकेशन लगाएंगे कब रिग्रेशन, तो कहिए कि मेरा बिजनेस प्रॉब्लम के हिसाब से जो भी डेटा सेट में मेरा टारगेट कॉलम बनता है, अगर वो टारगेट कॉलम सारी रियल वैल्यूज हैं तो मैं रिग्रेशन की सारे एल्गोरिदम लगाऊंगा। और अगर वो मेरे कॉलम की जो डेटा है वो कैटेगरीज है ना, तो मैं उसमें क्लासिफिकेशंस के सारे एल्गोरिदम लगाऊंगा। और अगर मेरे पास डेटा सेट में जो बताया गया है बिजनेस प्रॉब्लम मुझे खोजनी है वो कॉलम है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्लस्टरिंग टेक्निक यूज करूंगा। तो हमारे पास 3 टेक्निक हो गई, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग। चलिए एक देख लेते हैं, डेटा पॉलिनोमियल बैंक नोड ऑथेंटिकेशन का ये डेटा देखें, इसमें क्या है। जीरो और वन है, ये भी कैटेगरीज है।
देखिए बैंक नोट ऑटोमेटिक है, इसमें भी दो वैल्यूज है, मैंने फिल्टर करके देख लिया 0 और 1, और ये इनपुट्स है। तो ये मेरा डेटा भी क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम लगेंगे इसमें। चलिए हम लोग आ जाते हैं, अब देखिए प्रेमदा, अब आता है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। आपको आवाज आ रही मेरी? जो काम हम लोग ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर से कर रहे थे, यानी कि हमारे मशीन लर्निंग का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट एक कोफिशिएंट यानी बेस्ट कोफिशिएंट एस्टिमेट करना, उसी काम को अब हम लोग ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर की जगह एक नए मेथड से करेंगे। इसका नाम है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। ठीक है, अब देखिए ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम क्या है, अब इसको पढ़ते हैं। यही डीप लर्निंग में चला जाएगा। ग्रेडियंट डिसेंट, देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो फंडामेंटल्स खत्म हो जाएंगे ना, तो प्रोजेक्ट में आपको करने हैं। वो प्रोजेक्ट में बताता जाऊंगा, आप लोग फटाफट फटाफट सारे प्रोजेक्ट कर लेने हैं। फंडामेंटल्स को ही समझना महत्वपूर्ण है। सॉरी, इसको डिलीट करता हूं मैं। अब देखिए ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम क्या है। ये ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम क्या है दोस्तों, आप सभी लोग जो लोग क्लास में हैं और जो लोग क्लास में नहीं है, ये वीडियो जरूर देखें। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, वो आपसे पूछेंगे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम क्या है। तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम क्या है, सबसे पहली बात, टू गेट बेस्ट कॉफिशिएंट। यहाँ पे कॉफिशिएंट अब नहीं वर्ड यूज करना है, टू गेट बेस्ट वेट्स। बताया था ना कि अब मशीन लर्निंग में कॉफिशिएंट्स को वेट्स बोलते हैं, है ना, वेट्स वर्ड यूज करना है। अब ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर में बिग डेटा का इशू आता है। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये बुक्स में नहीं मिलेंगी, इसलिए इन्हें समझना और जानना सुनना बहुत जरूरी है ना। मतलब ये इट कम ओनली बाई एक्सपीरियंस। मैंने तो 50 100 200 किताबें पढ़ी, 100 200 कोर्सेज किए, है ना, यूडेमी कोर्सेरा सभी जगहों पे, मुझे नहीं मिलती ये चीजें, ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखी है ना। ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर में क्या होता है, ऑल डेटा आर इनपुट एट वंस। एक बार में ही सारा डेटा डाल देते हैं, तो बिग डेटा का हिस्सा होता है। ग्रेडियंट डिसेंट में डेटा हम बैचेस में डालते हैं दोस्तों, और ये बैच आप डिसाइड करोगे। 1 रो ऑफ डेटा, अरे 1 रो ऑफ डेटा इमेज भी होगी ना, तो बहुत होगी, 10 MB की होगी, 5 MB की होगी, है ना। तो इसमें बिग डेटा का इशू आएगा ही नहीं कि आपकी रैम से बाहर जा रहा है। बैचेस में पास करते हैं डेटा, और बैचेस में आप 1 रो भी पास करते हो, 50 रो भी पास कर सकते हो, और 100 रो भी पास, आपकी मर्जी, जितनी आपके पास रैम हो। 1 रो पास करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, 100 रो पास करोगे तो टाइम कम लगेगा, एक बार में 100 रो पे कैलकुलेशन होगा। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम में बैचेस में पास करते हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसमें इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस होती हैं कि उस कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए हमें जीपीयू की जरूरत पड़ती है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन जीपीयू में भी डेटा अपने आप नहीं जाएगा दोस्तों, ये याद रख लीजिए। हमारा सीपीयू जो है होस्ट की तरह काम करता है, ये सीपीयू है, और जीपीयू जो है उस पर गेस्ट की तरह काम करता है। तो हमें सीपीयू के थ्रू डेटा पास करना होता है, और इसके लिए 2-3, अगर आप डेटा साइंस के पैकेजेस यूज कर रहे हो लाइक टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, एटसेट्रा, एमएक्सनेट, तो आपको 1 लाइन या 2 लाइन का कोड लिखने से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप स्क्रैच से कोड लिख रहे हो, तो आपको जीपीयू पे डिस्ट्रीब्यूट करने का भी कोड लिखना पड़ेगा, है ना। तो वो सब कोई इशू नहीं है, मैं तो सारी चीजें बताता हूं। अगर लॉन्ग टर्म तक आप लोग टिकते हो तो मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, जीपीयू की कोडिंग भी सिखाऊंगा। वो सी बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, पाइथन के अंदर ही लिखते हैं, लेकिन सी बेस्ड, क्योंकि सी इकलौती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मशीन की लैंग्वेज है ना, तो मशीन पे काम करती है। चलिए, तो ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर, ग्रेडियंट डिसेंट से सबसे बड़ा फायदा है कि ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर में सारा डाटा एक बार जाता है बेस्ट कोफिशिएंट पाने के लिए, जिससे बिग डेटा का इशू आता है।
ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम में डेटा बैचेस में पास होता है, हमें बिग डेटा का इशू नहीं आता, लेकिन कैलकुलेशंस हमें जो है बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम का इंट्यूशन बता रहा हूं, इसे कैसे सोचना है, इसको ऐसे समझना है, इसकी प्रक्रिया क्या है। देखिए, मान लीजिए मैं यहां पर एक पहाड़ी की चोटी पे खड़ा हूं और यहां पे नदी है, ठीक है, और मुझे इस नदी तक जाना है दोस्तों, ठीक है। तो मैं कैसे जाऊंगा, ये पहाड़ी है, मैं क्या करूंगा, अपने पैर से टटोलूंगा कि स्लोप कहां है, याद है ना, स्लोप ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइन में भी स्लोप देखते हैं, उसी स्लोप को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, है ना। स्लोप बहुत बड़ी चीज है। तो पैर से मैंने टटोला दोस्तों कि कहां पे स्लोप है, जहां पे जितना, क्योंकि भाई देखो मुझे फ्लैट नहीं चलना, जहां पे एकदम डायरेक्ट स्लोप है वो उसको पकड़ के चलूंगा तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो मैंने अपनी पैर से टटोला कि स्लोप कहां पे है, जहां मुझे स्लोप दिखा मैं उधर बढ़ गया, कुछ दूर चला, फिर मैंने स्लोप को टटोला, मैं यहां पे देखा एक स्लोप था, मैं इधर मुड़ गया, मैं कुछ दूर चला, फिर स्लोप को टटोला, कुछ दूर, याद रखिए एक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, कुछ दूर चलने के बाद टटोलना हूं, यानी कितनी दूरी पे जाके टटोलना है, स्लोप किधर है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। फिर कुछ दूर चला, टटोला है, स्लोप किधर, बढ़ते बढ़ते एक दिन मैं नदी तक पहुंच गया दोस्तों। नदी में मेरे बेस्ट कॉफिशिएंट्स हैं, बेस्ट वेट्स हैं, सॉरी कॉफिशिएंट्स नहीं बोलना चाहिए, बेस्ट वेट्स हैं हमारे, है ना। तो एक सेकंड, ठीक है। तो वहां पे क्या है, मेरे बेस्ट वेट्स हैं इस जगह नदी में, है ना। अब मेरे बेस्ट वेट्स हैं, तो अब मैं यहाँ पे पहुंचना है। अब ये कुछ दूर चला का इशू क्या है, मान लीजिए मैं इतनी दूर चल के, इतनी दूर चल रहा हूं, फिर स्लोप तक रहा हूं, तो बीच में ये इतनी दूर चलने के बाद अगर मैं पैर से स्लोप टटोल रहा हूं तो ये बीच के कुछ शॉर्टकट्स मुझसे नहीं मिल पाए, यानी कितनी दूरी पे जाके स्लोप टटोलना ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम का देखिए, ये जो कितनी दूरी पे जाके टटोलना है, इसको लर्निंग रेट बोलते हैं, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 0 to 1 होती है, ठीक है। तो ये हमारी प्रक्रिया है। अब इसको सोचिएगा, नहीं समझ में आया तो अगले हफ्ते फिर पूछिएगा, फिर से समझाइए, इसी इंट्यूशन को दोबारा समझाता हूं। ये एक बड़ा सा कटोरा है दोस्तों, मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे इस तलहटी में बेस्ट वेट्स है, ठीक है। मैं गया, ये भरा हुआ है, मैं स्लोप टटोल रहा हूं, कुछ दूर बार जा रहा हूं, उसको टटोला कुछ दूर जा रहा हूं, और यहां बेस्ट वेट्स पे पहुंच गया, ठीक है। अब ये चीज बहुत बार आएगी। अब देखिए इसको करते कैसे हैं, देखिए एक बार में एक रो का डेटा, देखिए मेरे पास डेटा था, ये क्या था, कैंसर नॉट कैंसर, ये एक डेटा है, बीटा 1, ये कोई एज और सैलरी। चलिए मैं आपकी पीपीटी में दिया हुआ है, मैं उससे समझाता हूं, ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आता हूं पीपीटी, देखिए इंट्यूट, देखिए हाँ, अच्छा मैं, हाँ अभी बताते सारी चीजें आएंगी, सारी चीजें देखिए, ग्रेडियंट डिसेंट, एक रो का डेटा पास कर रहा हूं, द प्रोसीजर स्टार्ट, इसको इसमें करते हैं, देखिए द प्रोसीजर स्टार्ट 0 विद इनिशियल वैल्यूज। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये देखिए कि मेरे पास दोस्तों
ये है एज और ये है एक्सपेंडिचर, और ये देखना है इससे कि आदमी की सपोज एज प्रिडिक्ट कुछ प्रिडिक्ट करनी है, सपोज फ्रॉड या फिर नॉट फ्रॉड, ये हमारा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे मेरे पास 4 है, यहां पे एज 10 है और एक्सपेंडिचर 100 है, ये डेटा है। अब मैंने फ्रॉड और नॉट फ्रॉड को कर दिया, फ्रॉड नॉट फ्रॉड को 0, फ्रॉड को 1, 0 1 0 1 0 1, ये मेरी कैटेगरीज आ गई। ठीक है, प्रियवदा देख रही हैं आप? हाँ। तो देखिए सारा डेटा नहीं डाला, पहली रो का डेटा डाला। पहली रो का डेटा क्या होगा, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एज प्लस बीटा 2 एक्सपेंडिचर, यही क्वेश्चन बनता है। तो मैंने क्या किया, अब देखिए बेस्ट कोफिशिएंट कैसे ला रहा हूं। अब पहली बार जो मैं प्रिडिक्ट करने जा रहा हूं दोस्तों, मेरे पास तो कोफिशिएंट है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने रैंडमली 10 to 0 होने वाले कुछ कुछ अच्छा वेट्स बोलते हैं, कुछ वेट्स जनरेट किए। मैंने रैंडमली कुछ वेट्स जनरेट किए, या करो पहली बार इनिशियल फर्स्ट टाइम में, हाँ फर्स्ट टाइम के लिए आप ना अपने वेट्स को 0 0 रख लो, मतलब बीटा नॉट इज इक्वल टू 0, बीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा इक्वेशन क्या बनता है, बीटा नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू 0 इंटू एज मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये क्या हो गया, 0 0 0। तो मेरा क्या हो गया, एक्चुअल वैल्यू क्या थी 1, देखिए 1 थी, और मैंने क्या प्रिडिक्ट की 0, है ना, ये y हैड प्रिडिक्ट की, ये y। तो मेरी एरर क्या हो गई, y माइनस y हैड इज इक्वल टू 1 माइनस 0, यानी 1 1 मेरी एरर आ गई, है ना। मेरी पहली बार में एरर 1 आ गई। तो अब मैंने क्या किया कि इस 1 एरर से मैं अपने कोफिशिएंट अब एस्टिमेट करूंगा कि दूसरी रो के लिए, एक बार में एक रो पास करूंगा, अब इस रो के लिए पहली बार 0 थे, इस रो के लिए कोफिशिएंट क्या होंगे। तो कोफिशिएंट निकालने का यानी बेस्ट वेट निकालने का तरीका होता है t+1, यानी वेट्स ऑफ सेकंड रो इज इक्वल टू वेट्स ऑफ करंट रो माइनस नीटा डेल्टा ऑफ कॉस्ट फंक्शन। ये 1 क्या है, इसे तो अभी तक स्टार्ट्स पे हम लोग एरर बोल रहे थे, लेकिन मशीन लर्निंग में ये क्या है, कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, चल इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे इस पे आ जाते हैं, डिलीट करके। 1 मिनट में चार्जर लगा लो अपने लैपटॉप का। ठीक है, हाँ। अब हमारा कॉस्ट फंक्शन 1 हो गया पहली रो के लिए। अब दूसरी रो के लिए मुझे अपने वेट्स को ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज द वेट्स, उसका फार्मूला क्या है, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का। नेक्स्ट रो के लिए t+1 के लिए करंट, तो करंट वेट्स क्या है अभी हमारा, चलो हम नापते हैं पहले बीटा नॉट के लिए। तो बीटा नॉट क्या है, अभी 0 है, तो अभी करंट के लिए 0 माइनस नीटा, ये नीटा ना लर्निंग रेट है, याद है अभी लर्निंग रेट बताए थे ट्यूशन में, 0 से 1 के बीच। तो मैंने कुछ सेलेक्ट कर लिया
0 माइनस नीटा मतलब क्या, चलो रख लेते हैं 0.01। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं कॉस्ट फंक्शन से। कॉस्ट फंक्शन क्या है, डिफरेंस। तो 1 माइनस 0, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो क्या हो गया, 0 माइनस माइनस 0.01। अब मेरी नई कॉफिशिएंट बीटा नॉट की वैल्यू ये हो गई। चलो बीटा 1 कैलकुलेट करते हैं। बीटा 1 में x भी होता है, तो हम अपने फार्मूले में क्या करेंगे, बीटा 1, अभी करंट बीटा 1 की वैल्यू 0 है, तो मैंने रखा W2 0 माइनस 0.01 नीटा मल्टीप्लाइड बाय कास्ट फंक्शन दैट इज 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू। तो बीटा 1 एज था ना, एज का डेटा क्या था, 10 था ना, 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, एक इधर आ गया, माइनस 0.1। तो मेरा नया वेट्स की वैल्यू है बीटा 1 की 0.1। सिम इसी फार्मूले पे रख के हम लोग बीटा 2 कैलकुलेट करते हैं। बीटा 2 इनिशियली 0 था, ये क्या है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अभी 100 है, तो फार्मूले से क्या हो गया, 0 माइनस नीटा यानी लर्निंग पॉइंट रेट 0 इंटू 1 इंटू कॉस्ट फंक्शन इंटू 100। तो ये एक्सपेंडिचर आ गया मेरा 1, है ना। तो ये हो गया बीटा 2। अब देखिए मेरे पास 3 नई वैल्यूज है ना, 0.01, 0.11। चलो इसको मैं डिलीट करता हूं। अब मेरे पास बीटा नॉट इज इक्वल टू 0.01 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू माइनस 0.1 और बीटा 2 है हमारा माइनस 0, क्या था, सॉरी 1 है सर, 1 है, ठीक है। मेरे नए कॉफिशिएंट हो गए। अब हम इस नए कॉफिशिएंट से, आपको आवाज आ रही है मेरी, हाँ। अब नए कॉफिशिएंट, मान लीजिए दूसरी रो का डेटा, ये अमित का था, सुमित का 15 उम्र साल है और इसका एक्सपेंडिचर 1000 रुपए है। अब मैंने दूसरी रो का डेटा में पास कर रहा हूं ग्रेडियंट डिसेंट के लिए, ये वाली रो। तो मैंने क्या किया, अब फिर से वही WT प्लस 1 इज इक्वल टू WT माइनस नीटा डेल्टा ऑफ कॉस्ट फंक्शन। अब मेरा करंट क्या है बीटा नॉट के लिए, माइनस 0.01 करंट है ना, नहीं सॉरी अभी तो कॉस्ट फंक्शन नहीं, अभी तो ये कॉस्ट फंक्शन प्रिडिक्टेड वैल्यूज प्रिडिक्ट करेंगे। चलिए तो हमारा क्या है, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एज प्लस बीटा 2 एक्सपेंडिचर। बीटा नॉट क्या है हमारा, माइनस 0.01, फिर बीटा 2 क्या है, माइनस 0.1 और एज इस बार क्या थी, 15 साल, प्लस बीटा 2 यानी सॉरी माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1500 रुपए उसका एक्सपेंडिचर है, सॉरी 1000 रखा है ना हमने, 1000 एक्सपेंडिचर। तो कितना आ गया, माइनस 0.01, ये 15, तो माइनस 1.5 और ये माइनस, यहाँ पे बीटा 2 हमने रखा है, हाँ ये बीटा 2 माइनस 1000। तो ये हमारी वैल्यू आ गई बीटा नॉट की, ठीक है। तो ये कुछ सम कर ले, माइनस माइनस माइनस, यानी 1.5.01, तो ये हो गया 0.51, 1001। ये हो गई हमारा नया ऑप्शन माइनस 1001.51। ये मेरा नया बीटा नॉट निकल गया, ठीक है। आपको समझ में आ तो रहा है। इसी तरीके से हम लोग बीटा 1 भी निकाल लेंगे और बीटा 2 भी निकाल लेंगे जैसे फार्मूला से। अब क्या करेंगे, तीसरी रो का जो डेटा है, ठीक है, तीसरी रो का 30 और 3000,
इसी तरह कैलकुलेट करेंगे और हर एक रो के लिए हम इस फार्मूले से WT + 1 WT - नीटा डेल्टा ऑफ कास्ट फंक्शन से वेट्स हर रो के लिए निकालेंगे, हर रो के लिए निकालेंगे। और जब करते करते मैं अपने कंप्लीट डेटा सेट पे एक चक्र पूरा कर लूंगा दोस्तों, तो ये कहलाएगा 1 इपोक। जब कंप्लीट डेटा सेट पे एक रन हो गया ना, तो ये कहलाता है 1 इपोक, है ना। तो हम अपने डेटा सेट पे दोस्तों, कंप्लीट डेटा सेट पे पहली बार में वेट्स नहीं पता है तो हम 0 या रैंडमली वेरी स्मॉल क्वांटिटी जनरेट कर लेते हैं, फिर अगली रो के लिए कोफिशिएंट जनरेट करते हैं, कैलकुलेट करते 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 जब पूरे डेटा सेट पे, है ना, कैलकुलेट करते करते जब पूरे डेटा एक चक्र पूरा हो गया तो इसे कहलाता है 1 इपोक। और हम इसमें से वो बेस्ट वेट्स चुन लेते हैं जहां पे कॉस्ट फंक्शन जिस वेट्स के लिए कॉस्ट फंक्शन 0 होती है वो मेरे बेस्ट वेट कहलाते हैं दोस्तों। कॉस्ट फंक्शन याद है, y - y हैट। अब देखिए वो हो गया हमारा कॉस्ट फंक्शन जहां पे 0। बट एक चीज आप हमेशा पूछोगे कि सर रियल लाइफ में तो एकदम परफेक्ट कॉस्ट फंक्शन 0 का मतलब हुआ कि आप 100% प्रिडिक्ट कर रहे हो, और अभी आप स्टैट्स में बता रहे हो कि रिमूव एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड। तो कॉस्ट फंक्शन 0 रियल लाइफ में आएगी क्या? नहीं आएगी, नो। तो हम क्या कर सकते हैं, आप एक इपोक रन किए, हम अपनी प्रोजेक्ट्स में अमूमन 1 से लेके 100 इपोक तक रन करते हैं जनरली, और आपके पास अच्छा कंप्यूटर है तो और ज्यादा रन कीजिए। एक बार पूरा रन हो गया, फिर दोबारा रैंडम नंबर जनरेट दोबारा कीजिए, तिबारा कीजिए, चौबारा कीजिए, पंद्वारा कीजिए, करते रहिए, या लास्ट बेटा इसको यहां पे फिर से डाल के करते जाइए करते जाइए। 100 इपोक रन कीजिए और देखिए कॉस्ट फंक्शन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब क्या कीजिए, कॉस्ट फंक्शन तो 0 कभी नहीं आएगा रियल लाइफ में, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा दोस्तों कि कॉस्ट फंक्शन सैचुरेट कर जाएगा। सैचुरेट मतलब अब आ गया 93%, है ना, या फिर कॉस्ट फंक्शन 0 है तो आ गया 0.02। अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है ना, इससे ज्यादा 0.021 आ रहा है, 0.023 आ रहा है, तो हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। और ये जो कॉस्ट फंक्शन जब सैचुरेट हो गया कि और ज्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा है, 10 to 0 नहीं हो पा रहा है, तो हम यहां पे रुक जाएंगे और इस रो के करस्पॉन्डिंग जो वेट्स होंगे वो मेरे बेस्ट वेट्स हो जाते हैं। ये तरीका है यहां पे बेस्ट वेट्स निकालने का। अब मुझे बताइए, आपको कोई डाउट है इसमें? नहीं, अभी नहीं। तो ये है क्या, अब आपको क्या टर्म आपने सीखा, ये WT + 1 = WT - नीटा डेल्टा C, ये लर्निंग रेट सीखा। लर्निंग रेट आपका अधिकार क्षेत्र है, 0 से 1 के बीच रखना चाहिए और 10 to 0, जितना 0 के करीब हो उतना अच्छा हो। यानी जल्दी जल्दी आप टटोलोगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन क्या है, वो सही स्लोप, आपको वो स्लोप मिल जाएगा जिससे आप जल्दी पहुंच जाओगे, है ना। तो लर्निंग रेट आपने सीखा, इसको नीटा बोलते हैं। डेल्टा कॉस्ट फंक्शन यानी वही कॉस्ट फंक्शन जो है हमारा। WT यानी करंट वेट्स, ये नेक्स्ट रो के लिए वेट्स। दूसरा वर्ड आपने सीखा इपोक। जब कंप्लीट डेटा सेट पे हम ग्रेडियंट डिसेंट को रन करते रहते हैं बार 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 बार, पूरे कंप्लीट डेटा सेट पे जब 1 रन होता है, कंप्लीट 1 रन ऑफ कंप्लीट डेटा सेट इज कॉल्ड 1 इपोक। तो हम लोग कितने, हम लोग अप्रोक्स 10 to 100 इपोक रन करते हैं अपने मॉडल्स में, इतने में हमें अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं।
ठीक है, 2 पॉइंट सीखा। तीसरा पॉइंट है बैचेस में हम रन करते हैं, है कि एक बार में कितनी रो पास करें। अभी तो आपको सिंगल रो का बताया, तो अब इसको देखिए, बैचेस को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किए। जब दोस्तों मेरा बैच साइज लेस देन टोटल नंबर ऑफ डेटा होता है, ठीक है, मेरा बैच साइज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेटा, यानी सारा डेटा एक बार में पास कर रहे हो दोस्तों, तो ये कहलाता है ग्रेडियंट डिसेंट। अगर बैच साइज दोस्तों, बैच साइज आपका लेस देन है टोटल नंबर ऑफ डेटा से, तो ये कहलाता है स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। इसमें क्या करते हैं हम, जब कम नंबर ऑफ डाल रहे हैं, बैच साइज जो है, ये बैच साइज कुछ भी हो सकती है, लाइक इक्वल टू 32 रोज या 16 रोज। इसमें क्या करते हैं, डेटा को रैंडमाइज कर देते हैं, पहले सफल कर देते हैं, फिर उसमें से 15-16 रो पास करते हैं। इसी को मिनी बैच भी बोलते हैं। और 1 रो ऑफ डेटा एट ए टाइम, तो इसको बोलते हैं कि 1 रो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। ये बैच साइज अलग अलग चुन सकते हैं। तो हम लोगों ने इतने टर्म सीख लिए, लर्निंग रेट, इपोक, बैचेस। चले आगे बढ़े। अब देखिए न्यूरल नेटवर्क में ये कैसे काम करता है। अब देखिए जो न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम है, अभी आप बहुत सारे एल्गोरिदम सीखेंगे, इसमें एक न्यूरल नेटवर्क भी सीखेंगे। न्यूरल नेटवर्क को मिमिक किया गया है ह्यूमन ब्रेन से। तो ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, ये देखिए, ये न्यूरॉन है, और ये ऐसे है, और ये ऐसे होता है, कुछ ऐसे, ये न्यूरॉन है, ठीक है। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इस सब को डेंड्राइट्स बोलते हैं, इसको न्यूक्लियस और न्यूरॉन बोलते हैं। तो अब देखो दोस्तों, इसको कैसे इससे मिमिक किया गया। ये देखिए, ये आपका x1 है इनपुट का, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। यहां पे मेरा ब्रेन हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस पे बेस्ट वेट्स निकालता है और इनको मल्टीप्लाई करके यहां पे ट्रांसफर करता है एक दूसरी लेयर पे। ये फीचर इंजीनियरिंग हो रही है। यहां पे डेंड्राइट्स 4 है, तो यहां पे 5 और 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। x1 dash, x2 dash, x3 dash, x4 dash, x5 dash एंड सो ऑन। यहां पे वेट्स जनरेट करता, मल्टीप्लाई करके यहां भेजता है, और यहां पे देखिए गैप है, ये इंफॉर्मेशन यहां पता है। यहां पे क्या होता है, मेरा ब्रेन एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाता है। ये हो गया एक्टिवेशन फंक्शन। आपका क्या हो सकता है, वही क्लासिफिकेशन, यहां पे भी एक्टिवेशन फंक्शन लगाता है, यहां से यहां पास करने में, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1। और इस तरीके से मैं जब फाइनल रिजल्ट लेता हूं, क्लासिफिकेशन करता हूं, क्या क्लासिफिकेशन का लगा दिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन, है ना, या कोई भी एल्गोरिथम कि, तो मेरा दिमाग बोलता है कि नहीं, ये टेबल नहीं चेयर है। तो इस तरीके से मेरा ब्रेन डिसीजन मेकिंग करता है। इसी को मिमिक किया गया। यहां पे ये क्या बोलते हैं, केमिकल फायरिंग इसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में, हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन बोलते हैं। और याद कीजिए, एक पिक्चर आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें क्या होता है, मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त को इश्यूज होने लगते हैं। आई मीन टू से कि संजय दत्त को गांधी जी दिखने लगते हैं, वो रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर नहीं कर पाता है, याद है। हेलो। हाँ। तो वहां पे देखो, वो रिसर्च करने वालों ने बड़ी रिसर्च की, और उन्होंने न्यूरॉन को पढ़ा। तो उन्होंने क्या किया, केमिकल फायरिंग थी,
या डाटा साइंस के लिए एक्टिवेशन फंक्शन था। इन्होंने आम जनता के लिए एक वर्ड निकाला, केमिकल लोचा। तो क्या होगा, केमिकल लोचा एक टेक्निकल वर्ड बन गया। ये केमिकल फायरिंग को उन्होंने बोल दिया कि उसका एक न्यूरॉन से, डेंड्राइट से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डेटा नहीं ट्रांसफर हो पा रहा था ठीक से। अच्छा, ब्रेन में इस तरह के जब इश्यूज आते हैं तो हमें कई तरह की डिजीजेज आती है। जब यहाँ पे केमिकल फायरिंग नहीं होती है, डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो आदमी को कई तरह की समस्या, डिसीजन नहीं ले पाता। जैसे गजनी में 15 मिनट की मेमोरी थी, है ना। पार्किंसन रोग हो जाता है लोगों को, तो ये सब केमिकल फायरिंग नहीं होने से होता। इसी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हमने कॉपी किया है, मिमिक्री की है और न्यूरल नेटवर्क बनाया है। तो देखते हैं न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम कैसे होता है। देखिए, न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम में पहला होता है एक इनपुट लेयर और एक होता है दोस्तों आउटपुट लेयर। अब देखिए, मेरे पास क्या था, एज और सैलरी, ठीक है। एज और सैलरी वाला डेटा जो है, ये x1 बोल लो, x2 बोल दो। मैंने पास किया इनपुट पे, तो यहां पे पहले लेयर पे मैंने क्या किया, मैंने रैंडमली कुछ वेट्स जनरेट किए, है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यानी दूसरी लेयर पे गए, एक नई लेयर बनाई, और ये इसका इफेक्टिव रिजल्ट यहां पे आया। क्या रिजल्ट आया, y इज इक्वल टू w1x1 प्लस w2x2। अब हम लोग दोस्तों बीटा नॉट, बीटा वन ये सब नहीं लिख लेंगे, w1 w2 लिखेंगे। बीटा वन बीटा टू की जगह w1 w2, ठीक है। अब दूसरी लेयर पे फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। ये कहलाती है, जो इनपुट के बाद की लेयर होती है, इसे बोलते हैं दोस्तों हिडन लेयर। अब हिडन लेयर पे जो इनपुट 2 था, फीचर इंजीनियरिंग, चलो 3 कर देते हैं। यहां पे आया, ठीक है, यहां पे आया, इसको बोलते हैं फुल्ली कनेक्टेड लेयर। यहां पे जो आउटपुट आया, ये लीनियर रिग्रेशन को, ये एक्टिवेशन फंक्शन है। मैंने देखो यहां पे 2 फीचर इनपुट थे, यहां पे नंबर ऑफ फीचर बढ़ा दिए। इसी तरह आपके 50 होंगे तो आप अपने फीचर से खेलोगे। जस्ट सेकंड पानी पी। आपने देखा दोस्तों, हम लीनियर रिग्रेशन ही कैलकुलेट कर रहे हैं अभी तक, और हम डीप लर्निंग में पहुंच चुके हैं, जहां इमेजेस रिकॉग्निशन, टेक्स्ट टू चैटबॉट बनाना है, ये सारी चीजें इन डीप लर्निंग से होने वाली हैं, है ना। आप देख रहे लीनियर रिग्रेशन ही हो रहा है। मैंने आपको पहले ही दिन बोला था, क्यों लीनियर रिग्रेशन को डिटेल में हम बता रहे हैं, कि अब हम अंत तक यही कैलकुलेट करेंगे, बट ढांचे बदलेंगे। 3 डाल दिया यहां पे मैंने, W1 डैश, W2 डैश, W3 डैश। वही फार्मूले से, कौन से, WT+1 इज इक्वल टू WT माइनस नीटा डेल्टा ऑफ कॉस्ट फंक्शन। इससे कैलकुलेट करके यहां पे वेट ऑप्टिमाइज, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूं, पहली बार में रैंडमली जनरेट कर रहा हूं। तो अब ये हो गया। एक और लेयर जोड़ता हूं, हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, 2 बना दिए। तीनों इस पे आ रहे हैं और ये सारे कनेक्ट होते हैं, इसको बोलते हैं फुल्ली कनेक्टेड लेयर। फिर वही लीनियर रिग्रेशन नए वेट्स के साथ, W1 डैश x1, W2 डैश x2 एंड सिमिलरली ऑन दिस। ये एक्टिवेशन फंक्शन है। अब इसमें क्या हो रहा है, परिष्कृत होता जा रहा है। अब ये मेरी फाइनल लेयर है, जहां पे मैं डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं दोस्तों। मुझे क्या बताना है यहां पे, क्या वहां पे हम लोग बता रहे थे, कैंसर या नॉट कैंसर, फ्रॉड या नॉट फ्रॉड कर लेते हैं। चलो, फ्रॉड और नॉट फ्रॉड, एक रिजल्ट लेना है। तो यहां से मैंने एक नया वेट जनरेट किया, W3 डैश y इज इक्वल टू W3 x1 प्लस W3 डैश x2
यहां से आ गया, और ये जो फाइनल रिजल्ट है यहां पे लीनियर रिग्रेशन तो याद है ना, सबके लिए रियल वैल्यूज देता है, तो मैं इसको बाइफर्केट कर रहा हूं कि 0.5 से ग्रेटर देन एक कैटेगरी फ्रॉड, और 0.5 से लेस देन इक्वल टू नॉट फ्रॉड, क्योंकि रियल वैल्यूज आएंगी तो मैं ऐसे डिवाइड कर लूंगा। या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन ले लेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफाई करके दे देता है दो कैटेगरीज में। ये मेरा हो गया फाइनल रिजल्ट। अब मैंने क्या किया, यहां पे मेरा था एक्चुअल, मैंने इससे सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गया y हैट और ये हो गया y, यानी y माइनस y हैट इज इक्वल टू, यहां पे मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन। अगर कॉस्ट फंक्शन जीरो है तो बहुत अच्छी बात है, जीरो नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अब यहां से दोस्तों मैं वापस जा रहा हूं। प्रेमवदा, आर यू लिसनिंग? पूरी डीप लर्निंग यही है, न्यूरल नेटवर्क। इसको जो वापस जा रहा है इसको बोलते हैं बैक प्रोपगेशन, और ये जो यहां से आगे बढ़ रहा हूं ना, आगे बढ़ रहा होगा, इसको बोलते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड न्यूरल, ये इसका फीड इसमें, इसका फीड इसमें, इसका फीड इसमें, और एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क जिसमें एक हिडन लेयर हो, यानी इनपुट और आउटपुट हो, यानी कोई समझ लो कोई हिडन लेयर नहीं, एक इनपुट और सीधे आउटपुट की लेयर, उसको बोलते हैं परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन स्पेलिंग गलत, PERCEPTRON, जिसमें कोई हिडन लेयर नहीं है, उसको बोलते हैं परसेप्ट्रॉन। लेकिन जहां भी एक या एक से ज्यादा हिडन लेयर हो, उसको क्या बोलते हैं, MLP, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। तो अब क्या होता है, हाँ दोस्तों, हम न्यूरल नेटवर्क नहीं बोलते हैं, पहले जमाने में हम इसको बोलते थे, आज से 15 साल पहले जब मैंने करियर शुरू किया था, तो याद है 2007 में मैं स्पेसस में जॉब करता था, तो हम इसको उस वक्त किताबों में हर जगह ANN कहलाता था, मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नहीं बोलते, अब हमारा नया शब्द क्या है, डीप लर्निंग। यानी देखिए इसमें हिडन लेयर्स कितनी सारी हैं, डीप जा रहे हैं। ये ब्रेन से मिमिक किया गया, क्या माना जाता है कि ह्यूमन के ब्रेन में बिलियंस ऑफ हिडन लेयर होती है, बिलियंस ऑफ हिडन लेयर। और जिस दिन हम, हमारे पास इतने कंप्यूटर स्ट्रांग हो गए कि हम बिलियंस ऑफ हिडन लेयर के साथ कैलकुलेशन करें, तो शायद हम इंसान का एग्जैक्ट मिमिक कर पाए, हमारा मॉडल इंसान जैसी एक्यूरेसी ले आए, है ना। अब हम इसको मॉडर्न एज में डीप लर्निंग बोलते हैं। हाँ, डीप लर्निंग, जी जी। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अब पुराना हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, अब डीप लर्निंग बोलते हैं। ये न्यूरल नेटवर्क एक से ज्यादा हिडन लेयर हो, एक कोई हिडन लेयर नहीं तो परसेप्ट्रॉन, और एक से ज्यादा हिडन लेयर तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। और यही न्यूरल नेटवर्क का एक ढांचा वो पढ़ाएंगे आगे, इमेज रिकॉग्निशन के लिए जो बनाया गया उसको बोलते हैं कन्वोल्यूशन, इसी का थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ढांचा है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। और यही जब एक सीक्वेंस जनरेट करने के लिए, जैसे सीक्वेंस क्या होता है दोस्तों, जैसे बैंक में, बैंकिंग के एंट्रेंस एग्जाम में, MBA में क्वेश्चंस आते हैं कि 2 है, 8 है, 9 है, अगला नंबर क्या होगा, तो हमको सारे नंबरों का सीक्वेंस देखना होता है। तो सीक्वेंस जनरेट करने वाले न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर को हम बोलते हैं LST, सबसे पहले बोलते हैं RNN, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और इसी RNN का मॉडर्न वर्जन है LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब सीक्वेंस देखो क्या है, 2 8 के बाद क्या 9 जनरेट करो। अगर हम अपने म्यूजिकल नोट को नंबर्स में कन्वर्ट कर दें, और एक म्यूजिक और बहुत सारे म्यूजिक पे अपना डेटा ट्रेन कर दें, और मैं एक लाइन गा के, एक लाइन का गाना, नमपाई का एरे, देखिए याद रखिए प्रमदा, आपके लिए इस दुनिया का सारा डेटा नमपाई का एरे है, चाहे इमेज हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे वीडियो हो,
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए वो नंपाई का एरे है, नंपाई का एरे बना के आप उसमें जो चाहे वो कैलकुलेट करो, जो चाहे सो प्रिडिक्ट करो, है ना। तो देखिए, जब आप पीस ऑफ ढेर सारे म्यूजिक पे मॉडल ट्रेन कर दिया मैंने, अब एक पीस ऑफ म्यूजिक दिया, तो क्या वो आगे का म्यूजिक जनरेट कर सकता है, ये सीक्वेंस जनरेटर, है ना। तो हम म्यूजिक जनरेट कर सकते हैं। अगर मेरे पास स्ट्रांग कंप्यूटर हो तो मैं वीडियो पे मॉडल ट्रेन कर दूं और एक छोटा सा वीडियो डालूं 1 मिनट का, और पूरी 3 घंटे की पिक्चर प्रिडिक्ट कर सकता हूं, है ना। तो यूट्यूब पे देखिएगा, कुछ लोगों ने ऐसा किया है, 2-4 मिनट की वीडियो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से बिना किसी एक्टर के प्रोड्यूस किए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क हो गया, इसको मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन करते हैं। इमेज के लिए इसके जिस ढांचे को यूज करते हैं उसको कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। कोई नंबर या कोई भी चीज सीक्वेंस, आगे का सीक्वेंस यानी पीछे के सीक्वेंस के अंदाज में से सारे गामा पधा निशा, है ना, उसी सीक्वेंस में जनरेट करना है तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं। इसका मॉडर्न वर्जन है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, LSTM। ये हो गई कुछ बेसिक चीजें। कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट किया। अब आते हैं ये न्यूरल नेटवर्क में कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। देखिए, एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर रिग्रेशन लगाते हुए जा रहे हैं, और फाइनल पे हमने क्लासिफिकेशन का, क्योंकि फाइनल डिसीजन लेना है, तो क्लासिफिकेशन का कि गुड बैड फ्रॉड नॉट फॉर लिया। एक्चुअल से कंपेयर किया तो कॉस्ट फंक्शन देखी। कॉस्ट फंक्शन के लिए अब वापस आ रहे अपने वेट ऑप्टिमाइज करने के लिए। जब वापस आते हैं तो इसको बैक प्रोपोगेशन बोलते हैं। चलिए इसको मैं डिलीट करके फिर से बनाता हूं। इनपुट ये 2 है, एक हिडन लेयर, इस पे 3 डाला, इस पे 2 डाला, और ये आउटपुट लेयर है, ये फाइनल डिसीजन मेकिंग है। और इधर वाई हैट है, वाई से सब्ट्रैक्ट करके कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट किया। ठीक है, ये आउटपुट लेयर है, ये हिडन लेयर 1 है, ये हिडन लेयर 2 है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, वापस आ रहा हूं अपने जो वेट्स हैं, W1, W2, W1 डैश, W2 डैश, W3 डैश, W1 डबल डैश, W2 डबल डैश। ठीक है, अब मैं आया यहाँ पे अपने बैक प्रोपोगेशन, इसको बोलते हैं, ये एक से जाना फॉरवर्ड जाने को फीड फॉरवर्ड, बैक प्रोपोगेशन। बैक प्रोपोगेशन से हम अपने वेट्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, किस फार्मूले से, जो अभी आपको मैन्युअली कैलकुलेट करके बता रहा था, WT + 1 = WT - नीटा डेल्टा ऑफ कॉस्ट फंक्शन। अब इसको देखिए, यहां पे मैंने क्या किया, एज और सैलरी, पहली रो का डेटा याद है, मैन्युअली कैलकुलेट किया था। पहली रो का डेटा 10 इसकी उम्र है और 100 रुपए इसका खर्चा है। अच्छा अच्छा, बस ये इसको खत्म करके, क्योंकि ये मिड में है ये, तो इसको खत्म करके बस खत्म कर देते हैं। अब देखिए, ये आए हम इस फार्मूले से वेट ऑप्टिमाइज किया जो अभी मैंने कैलकुलेट किया था, फिर इस लेयर से इस लेयर आए, फिर इस फार्मूले से वेट ऑप्टिमाइज किए, फिर यहां से आए वेट ऑप्टिमाइज किए। अब हमारे पास नए वेट्स हैं, याद है नए वेट्स बना लिए थे हमने। अब दूसरी रो का डेटा पास किया कि इसकी उम्र 15 साल है, 1000 खर्चा है। अब नए वेट्स पे कैलकुलेट करते गए, फिर देखा कॉस्ट फंक्शन 0 हुई क्या, वापस आए, फिर वह इसी फार्मूले से वेट ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। जब हम कंप्लीट डेटा सेट पे ऐसे पूरा गोल गोल घुमाते 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 घुमा लिए, तो ये कहलाता है वन इपोक। एक बार में एक रो पास कह रहा है, ये कहलाता है स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, ये डेल्टा निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएशन ले रहा है। डिसेंट का मतलब ऊपर से नीचे जाना, याद है ट्यूशन बताया था। ये हम पूरा जब कर लेते हैं तो 1 इपोक, तो हम लोग जनरली क्या है 10 to 100 इपोक रन करते हैं, और इसमें हमें कॉस्ट फंक्शन 0 के करीब आ जाती है या सैचुरेट हो जाती है, उससे ज्यादा और नहीं हो पा रहा है, और उस जगह पे मिलने वाले वेट्स को हम उठा लेते हैं और वो हमारे बेस्ट वेट्स कहलाते हैं। और इस पूरे ग्राफ नुमा डेटा पे हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए इसका प्रिडिक्ट का फंक्शन क्या बनेगा, y = W1 एज, अब जो एकदम एंड में फाइनल वेट्स बना है इस हर लेयर का,
प्लस W2 एक्सपेंडिचर है ना, ये एक्सपेंडिचर प्लस W1 डैश एज प्लस W2 डैश ये हिडन लेयर का ये इनपुट X1 डाल देते हैं, ये X2 W3 डैश, क्योंकि 3 फीचर बना दिए, X3 प्लस W1 डबल डैश X1 डैश जो यहां पे इनपुट आया प्लस W2 डबल डैश X2, और ये यहाँ पे फाइनल हो गया। इस तरीके से इतना बड़ा ऐसे इक्वेशन बनेगा और इससे प्रिडिक्ट होगा, क्योंकि हम ये सारे कोफिशिएंट तो बेस्ट फिट्स तो निकाल लिए, यहाँ पे ये वैल्यू रख के दे देंगे और वो बंदा इनपुट डालेगा और ये कैलकुलेट करता चला जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे आज हम लोग एंड करते हैं। अभी के लिए कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए आप लोग। नहीं, अभी के लिए तो कुछ नहीं, अभी थोड़ा रिवीजन करके पूछेंगे। ठीक ठीक, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चल अब हम लोग नेक्स्ट वीकेंड इसके कोड करेंगे। चल ओके, आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। ठीक है।